एक सब्जेक्ट सेशन का बता देता हूँ पहले मैं, है ना, फिर लास्ट में तुम्हारे लिए मेंटल हेल्थ का रखेंगे। मेंटल हेल्थ का टॉपिक सोच के आए हो? हाँ, अच्छा, तुमको ये नहीं कहा था कि जो सवाल पूछने, डाउट्स हो पढ़ाई से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, पूछ सकते हो? नहीं कहा था? अरे हाँ या ना? टीम ने कहा था क्या? तो बनाए हैं क्या? मेंटल हेल्थ सबकी सही है? सबकी सही है? किस किस की सही है? यस तो सब बोल रहे थे। मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं होता, कहीं तुम सोचो है? मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया। कौन कौन स्वस्थ हो? पहले तो तू ही नहीं है ये बात बोलकर। भाई तू दूसरों की गारंटी कैसे ले रहा है? तो इसका मतलब तू खुद स्वस्थ नहीं है, हाँ है ना? तू तेरी गारंटी ले कि मैं हूं, समझ में आ रहा है? ये है किसकी गारंटी, तू कैसे ले रहा है? ऐसे ही मनोरंजन के लिए, बेशरम। चलो एक सब्जेक्ट का लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तुमने सब्जेक्ट पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो आगे जब पढ़नी है तो इस हिसाब से हम टोटल सिलेबस की सब्जेक्टों को हर सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आज के सब्जेक्ट सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है? इस सब्जेक्ट की, जब भी किसी सब्जेक्ट की अपने को एक तरीके की स्ट्रेटजी बनानी हो तो कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो है उस सब्जेक्ट का महत्व है, इम्पोर्टेंस, कि वो सब्जेक्ट कितनी वैल्यूएबल है हमारे लिए और कितनी नहीं है। जैसे सपोज करो नोट्स हैं 800 पेज के, क्वेश्चन आने हैं 2, ठीक है? तो फिर वैल्यू क्या है? कम है। और नोट्स हैं 8 पेज के, क्वेश्चन आने 8, तो वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि तभी हमें पढ़ने का तरीका उसी हिसाब से तैयार करना है, ठीक है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस सब्जेक्ट का हमें सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऐसे हो जाओ, पार्वती इधर इस बॉर्डर पे आ जा, विनीता तू भी आ जा, एकदम बॉर्डर पे चले जाओ, मेक्सिको बॉर्डर पे, ठीक है? नेतिका इधर हो जा बेटा, हाँ, और इधर हो जा, ठीक है? सोए नहीं थे क्या रात को? सोए थे? स्नैप पॉलिसी पे काम चल रहा है क्या? सुधार हुआ है क्या? है? चलो, पहला जो है वो महत्व है, दूसरा जो है वो सिलेबस, तीसरा है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कि सवालों की प्रकृति क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो हम फैक्चुअल चीजें रटते रहते हैं, ठीक है? जैसे अभी डिफेंस, स्पेस, ये सब है, तो इसमें तुम्हारी सोच यही है कि कौन सी मिसाइल कब बनी, कितनी बार बनी, ये सब पढ़ रहे हैं, पर एग्जाम मेंस में अगला पूछेगा ही नहीं। अगला पूछेगा मिसाइल की उपयोगिता क्या है, ठीक है? तो फिर तुमने रटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? समझ आ रही बात? जैसे अगला पूछ ले तुमको जोहर के उद्देश्य क्या है, तो खेल गड़बड़ हो रहा तुम्हारा, ठीक है? तुमको जोहर कब हुआ, कैसे हुआ, बस यही याद है। तो इसलिए वैल्यू समझो, कि वैल्यू कैसे समझ में आएगी? नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझकर, कि सवाल पढ़े और उन सवालों की प्रकृति समझे कि इस सब्जेक्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ें नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब भी किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हो ना, तो ये सबसे पहले लिखा करो, ठीक है? चौथी चीज आ गई मटेरियल, ठीक है? कि हमारे पास कितना कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कैसे तैयार करना, हमें मतलब तुम्हें, मेरा तो तैयार है, ठीक है? तुम्हें कैसे इस सब्जेक्ट को तैयार करना है एग्जाम के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से नहीं,
किसके हिसाब से? एग्जाम के हिसाब से। ज्ञानी तो तुम बन ही जाओगे, इतना पढ़ोगे तो बहुत नॉलेज हो जाएगा, बस उस नॉलेज की क्या लेनी है? उपयोगिता। ठीक है, वो तुम्हारे काम आना चाहिए। आई बात समझ में? तो पहला है सब्जेक्ट का महत्व, दूसरा है सिलेबस, तीसरा है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, और चौथा है मटेरियल, पांचवा क्या है? रणनीति, कि उस सब्जेक्ट को हम कैसे एग्जाम के हिसाब से कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो दो विषय हैं, एक इकोनॉमिक्स है और दूसरी इकोनॉमी है। ये आरएस में पूरी है, क्लियर है, और आईएएस में भी पूरी है, दोनों के अंदर ही है। ठीक है, तो ये एक ही सब्जेक्ट दोनों जगह काम आएगी, एक बार पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आएगी। सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मिला लेना घर जाके, सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिलेबस की लैंग्वेज अलग अलग है। बहुत ध्यान से सुन लेना, लैंग्वेज अलग अलग होने का अर्थ क्या है कि यूपीएससी में लिख दिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या है, क्लियर है, और आरएस में लिख दिया हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो वो डेवलपमेंट इंडिकेटर होता है। आई बात समझ में? यूपीएससी में लिख दिया कॉन्सेप्ट ऑफ लो एंड डिमांड क्या है, ठीक है, आरएस में लिख दिया इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और विभिन्न प्रकार की बाजार की स्थितियां क्या है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर है? लैंग्वेज। दूसरी चीज मैंने हमेशा कहा है, लर्नर हो कि दुनिया में टीचर हो, लर्नर हो, तो ऐसे विश्वास किया करो, जो बातें हम कह रहे हैं उस पर विश्वास किया करो। तुम्हारे पास कोई बात है तो उसका तर्क दिया करो। जैसे आज भी चंद लोगों को यूँ लगता है, ये पिछले 10 साल से समझा रहा हूँ मैं ये बात, कि सिलेबस दोनों का बराबर है। ठीक है, तुम पॉइंट गिन के आते हो, पॉइंट के अंदर का मसाला समझो कि उसमें लिखना क्या है, पढ़ना क्या है। पॉइंट हो सकता है आरएस में ज़्यादा है, पॉइंट आरएस में क्या है? ज़्यादा, पर आरएस ने क्या किया है? ऐसे लिखा है गरीबी, क्लियर है, अब गरीबी के आगे लिख दिया बेरोजगारी और अन्य मुद्दे। अब अन्य का मतलब क्या है? बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे कि अन्य मुद्दे? बेरोजगारी से जुड़े होते तो लिखता संबंधित मुद्दे। अब तुमको ये हिंदी आती नहीं और तुम हम पर दावा ठोकते हो कि 2 ही टॉपिक थे, तूने 5 क्यों पढ़ाए? ठीक है, 5 इसलिए पढ़े कि अगले ने क्या लिखा है? अन्य मुद्दे। और सबसे बेहतर तरीका क्या है? पिछले सालों के क्वेश्चंस देख लो, क्लियर है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन में महिला से जुड़ा कानून आ रहा है तो इसका मतलब अन्य मुद्दे आ रहे हैं। पहले पढ़ रहा है, पिछले साल के क्वेश्चन में अगर सपोज करो निर्धनता आ रही है तो अन्य मुद्दे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक ही लाइन में मेरा विश्वास कर लेना कि आरएस और आईएएस का सिलेबस क्या है? बराबर, बस सिलेबस की लैंग्वेज क्या है? अलग अलग। ठीक है, अब देखो क्या है कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब्जेक्ट प्री में भी है और ये सब्जेक्ट मेंस में भी है, और एक के लिए है कि दोनों के लिए है? दोनों के लिए है। ठीक है, कि ये सब्जेक्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों के लिए है, प्री और मेंस में एक ही चीज के लिए नहीं है, दोनों के पर्सपेक्टिव में है एक तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो। सबसे पहले यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईएएस के प्री के अंदर पिछले 10 सालों से, मतलब एक रफ आइडिया एनालिसिस लिया अपन ने, अब बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो 10 सालों से क्या है, मिनिमम क्वेश्चन जो जा रहे हैं वो है 14। कितने हैं? 14। ये तो हर साल आ रहे हैं। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? 18। ठीक है, तो या तो तुम साथ साथ चीजें लिख लो या बाद में लिखाऊं? साथ साथ लिख लोगे? ठीक है, तो पहले एक चीज ये लिख लो, एक हेडिंग लिखो, सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी, विषय की रणनीति। विषय की रणनीति, उसमें लिखो अर्थशास्त्र विषय, इकोनॉमिक्स। आरएस प्लस आईएएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
किसी भी विषय की रणनीति के लिए, किसी भी विषय की रणनीति के लिए 5 पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एनी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी देयर आर 5 essential components, 5 essential components। पहला लिखना विषय का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, विषय का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। दूसरा लिखना सिलेबस, पाठ्यक्रम। तीसरा लिखना नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, सवालों की प्रकृति। और चौथा लिखो मटेरियल, पांचवा लिखो रणनीति, स्ट्रेटजी। अब पहला लिखो विषय का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय का महत्व। तो आईएएस में प्री में तो कितने सवाल हो गए? 14 से लेकर 18 तक, साथ साथ लिख लेना, कोई चीज नहीं समझ में पूछ लेना। मेंस के अंदर जो होंगे वो 5 से 6 सवाल। कितने सवाल? 5 से 6। 10 नंबर के सवाल भी होते हैं और 15 नंबर के सवाल भी होते हैं। अप्रोक्स 75 से लेकर 100 मार्क्स तक, जिसको हम लोग कहेंगे कि 5-6 ये मिनिमम है, कई बार 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 सवाल जो होंगे वो मेंस एग्जाम के अंदर होंगे। ठीक है, आरएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आरएस में राजस्थान की इकोनॉमी को अगर हम लोग मिला दे तो 20 से 22 सवाल होते हैं। ठीक है, और मेंस के अंदर 35 से लेकर 45 नंबर तक के सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये तो इस विषय की इंपॉर्टेंस है। अब इस इंपॉर्टेंस से कुछ आइडिया लेना अपने को। 18 सवाल किस में से आएंगे? 100 में से। ठीक है, 20 से 23 सवाल पॉलिटी से होते हैं, 15 से 18 के बीच में इकोनॉमी से होते हैं। 50 सवाल सही होने पर एग्जाम पास हो जाती है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ही मोटा मोटी हमको 40 के आसपास लेकर जा रही है। तो ऐसी ही 2 सब्जेक्ट और हो जाए, जैसे 2 ये हो गई और 2 ऐसी और हो जाए, तो हम कहाँ चले जाएंगे? 80 क्वेश्चंस पर। अब आपका टोटल टारगेट क्या होना चाहिए सिलेबस में? खुद ही सोच लो
कि हमें पास करनी है जैसे तैसे, बाद में देख लेंगे अच्छा ये सर बुरा ये सर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब पास करनी है तो 18 महीने में अगर 4 ही सब्जेक्ट पे अगर हमें फोकस करना पड़े, मेरी राय में वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को 4 महीने भी पढ़ें, 5 महीने भी पढ़ें, तब उसमें परफेक्शन आएगा। लॉस कहाँ होता है वो समझो, कि हर सब्जेक्ट में अगर परफेक्ट हैं, जैसे आज मान लो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, परफेक्शन है, तो मुझसे गलती कहाँ होगी एग्जाम में, कि 2-4 क्वेश्चन करंट के होते हैं। क्लियर है? जैसे पूछ लिया कौन सा आयोग का अध्यक्ष कौन है और मुझे याद नहीं रहा, तो हो सकता है 20% क्वेश्चन मेरे गलत हो जाए, तो 80 का तो 20% ही 16 होगा, 16 क्वेश्चन गलत भी हो जाए। क्लियर है? 5 सही क्वेश्चन उड़ जाएंगे 16 गलत हुए तो टोटल 21 क्वेश्चन माइनस कर दो। 80 में से 21 माइनस करोगे तो भी अपने पास 59, यानी 9 क्वेश्चन प्लस में है या नहीं है। पर ऐसा ये जो बातें बता रहा हूँ ये इजी कब होंगी, जब उस विषय पर हमारी क्या होगी, पूरी कमांड होगी। और पूरी कमांड कब होगी, जब उस विषय के लिए जो बुनियादी चीजें वो सब कुछ हमें समझ में आए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना डिटेल में चीजें करनी है। तो जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके, हमारी तो मजबूरी है, हम तो एक खत्म करेंगे दूसरी शुरू कर देंगे, पर तुम्हारी मजबूरी नहीं है। जितनी सब्जेक्टें तुम आज तक पढ़ चुके, वहां से तुम क्या कर सकते हो, रिवीजन प्लान। क्या कर सकते हो, रिवीजन प्लान, कि भाई आज मान लो इकोनॉमिक्स जिसकी हो गई उसके लिए स्ट्रेटजी काम की है, ठीक है, जिसकी नहीं हुई है जिस दिन हो जाए उस दिन काम की है। आई बात समझ में? तो इस एक सब्जेक्ट पर फिर काम करना क्या कर दो, शुरू। जिसकी पॉलिटी होगी वो पॉलिटी पर काम करना शुरू कर दो। तो ये मेन इंपॉर्टेंस पढ़ने का रीजन बस इतना सा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को हमें कैसे कवर करना है। वरना देखो क्या होगा, हम कितना ही पढ़ा दें चाहिए, तुम्हें एग्जाम में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आरएस की एग्जाम देकर आए, क्लियर है, बहुत सारे लोग देके आए, 99% का पेपर खराब हुआ है। ठीक है, 2 ही रीजन हो सकते हैं, पहला तो कोचिंग, दूसरा सेल्फ, ठीक है, तीसरा पेपर खराब आ गया था, ऐसा हम बोलते हैं। तीसरे के मैं समर्थक में नहीं हूं कभी भी। क्यों नहीं हूं? पेपर आया था सफेद कागज पे, क्लियर है, उसके ऊपर थे काले अक्षर, समझ आ रहा है, और हर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन थे, 4। ओमार में ऑप्शन आए होंगे 5, यही है ना, उनको ऐसे ऐसे गोल करना था। ठीक है, ये काम पिछले 70 साल से हो रहा है। ठीक है, समझाया? खराब क्या होता है पेपर, समझो, क्वेश्चन आया हो, तुमको दिख नहीं रहा हो, क्या हो गया, खराब। ठीक है, व्हाइट कलर के ऊपर ब्लैक, ब्लैक पे व्हाइट, ऐसे मिक्स प्रिंट हो गया हो, एक ही क्वेश्चन 13 बार आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन आया हो बिना ऑप्शन के, ठीक है, बुडानीस बनाते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा हो सकता है, उसको कहते हैं खराब। समझाया? इन्होंने खराब नहीं बनाया विचारों ने, इन्होंने तो ऐसा ही किया, 150 क्वेश्चन ऐसे कैसे नए थे। अब तुम्हारा खराब क्यों हुआ वो समझो। 2 ही कारण है, या तो कोचिंग या खुद। तो पहले तो इसी को टारगेट कर लो। क्लियर है? जिसका ये सिलेबस पूरा हो गया वही जिम्मेदार है, बाकी तो कोई है नहीं। जैसे मान लो जिसने 4 पढ़ी वो हमारी तरफ घूर रहा है, उसकी तो निकालेंगे आंखें। समझाया? 4 पढ़ी तो 4 के भरोसे दिए होता। अब सपोज करो कि तुमने सिलेबस पढ़ लिया, तो मेरा तो एक ही सवाल है कि जो टॉपिक हमने नोट्स में पढ़ाया, क्लियर है, और जो बुकलेट बताई कि एक किताब साथ पढ़ लेना, इनसे बाहर का था क्या सवाल? यदि इनके बाहर का है तब तो हम दोषी। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा? जिसने एग्जाम दी थी लगभग ने सपोज करो पॉलिटी पढ़ रखी है, लगभग ने, कितने सवाल इसके बाहर से थे करंट को छोड़कर? अब जब नहीं थे तो जाहिर सी बात है ये वाले लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो तय है। एक में नहीं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सब पे लागू होगा। क्लियर है? अब दिक्कत कहां आ जाती है कि अगर सपोज करो इन्होंने कोई कंटेंट समझाया और तुम्हें नहीं समझ में आया हो, ठीक है, जैसे मैंने 1000 बार कहा है, नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, नोट्स से इंपॉर्टेंट होती है क्लास की अवेयरनेस। जैसे मैं सब चीजें थोड़ी लिखा सकता हूं, बहुत सारी चीजें सिर्फ समझाता हूं, बताता हूं।
वहां से आप कुछ सीखते हैं, उस सीखी हुई चीज आपको याद कब रहेगी, जैसे आज मैंने सिखाया वो लिखते, ठीक है, और कल जाके उस पर शोध करते और या मुझसे सवाल पूछते। जैसे उदाहरण के तौर पे अब तुम्ही ने कहा था कि हमने जोहर पढ़ रखा है, एक उदाहरण ही दे रहा हूं, इसको ऐसे मत सोचना जोहर तुम्हें टीचर ने पढ़ाया इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्लियर है? पढ़ाया और फिर तुम्हारे क्लियर नहीं हुआ, क्लियर तो था नहीं, क्लियर होता तो तुम मुझे जवाब देते सीधा सीधा। 3-4 ने कोशिश की, इनका आधा अधूरा क्लियर था, इसलिए बेचारों ने क्या की, कोशिश की। अब जब टीचर ने पढ़ाया उस समय तुमने पूछा होता कि सर जोहर का उद्देश्य क्या है, बताता कि नहीं? हाँ या ना? बताता तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने आज तुमको बताया, ठीक है, अब मेरी गारंटी है कि तुम आंकड़े भूल जाओ, मतलब एग्जैक्ट परिभाषा भूल जाओ जोहर की, पर जोहर का उद्देश्य नहीं भूल सकते तुमने जो समझे। पर इसका कारण क्या है? मैं नहीं हूं। तुम्हें लगे कि आपने अच्छा पढ़ा है, ऐसा नहीं है, आपने अच्छा पूछा, आपने कहा कुछ नहीं आता इसलिए मैंने पढ़ाया, समझ में आया? मैंने पूछा जोर जानते हो का, हाँ ठीक है, और मेरे जैसा क्या है आदत है कि बोलो, बाकी टीचर क्या भरोसा कर लेते हैं कि इतना तो जानता ही होगा। तुमने हाँ भरी थी, तुम कहते थे ना, तो क्या करता, बताता। तुम ना करके तुम पूछते कि भैया मुझे तो बता, इनको आता होगा मुझे नहीं आता, तो बताता। तो जब डिस्कशन होता तो उसका जो कंक्लूजन याद रहता, वो तुम जीवन में कभी नहीं भूलते, याद रखना, कभी नहीं, जीवन में ही कभी नहीं भूलते। क्लास की बात नहीं है, पर ऐसे क्या होना होगा, हर टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है, हर इंटरेक्टिव पार्ट पे डिस्कशन करना होता है। याद क्या नहीं रहते हैं, सिर्फ आंकड़े। मैं कह देता फलाने राजा की रानी ने सपोज करो जोहर किया था, ठीक है, तो नाम याद नहीं रहेगा, पर जोहर का उद्देश्य तो याद रहेगा। तो एग्जाम में अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, फैक्चुअल चीजें आ रही है 20%, कितनी आ रही है? और एक सबसे बड़ी चीज मैं आज भी आपको कह रहा हूं, जैसे आप मुझसे पढ़े हो, मेरी सब्जेक्ट की गारंटी दे रहा हूं, दूसरों की नहीं। अगर आपने अच्छे मन से पढ़े होंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन सेंस ऑफ ह्यूमर से सही होंगे। मतलब अगर आपने मुझे अच्छे से सुना, समझा, तो कई क्वेश्चन आते नहीं है, पर तुक्का सही लगता है। जिसको तुम तुक्का कहते हो ना, वो तुक्का नहीं है। तुम्हें कहीं लगेगा तुक्का कैसे लगा सकते हो? जैसे ट्रांसफार्मर में कितनी पावर होती है, लगाओ तुक्का। तुक्का लगा सकते हो क्या, मैं पूछ रहा हूं? हाँ, तुक्का तो ये, तुक्का क्या होता है? जैसे मैंने कहा तुम कब मरोगे, हैं? लगाओ तुक्का। नहीं लगा सकते ना। तुक्का क्या हो गया, जिसको एक कहते हैं ना बिना सर पैर की बात करना, उसको तुक्का कहते हैं। ठीक है कि भाई ठीक है, तुक्का लगाना क्या होता है, ध्यान से समझो। ऐसे 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4, तीसरा तक, ये होता है तुक्का लगाना। ऐसे थोड़ा लगाते हो तुक्के, क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर यूं लगता है ये वाला सही हो सकता है या फिर ये हो सकता है, फिर दोनों को दोबारा पढ़ते हो, फिर एक सही लग जाता है, ऐसा ना। तो ये तुक्का नहीं है, ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, कि हम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होकर लगा रहे हैं, अपनी सोच से लगा रहे हैं। तुक्का तो क्या हो गया, मैंने कहा 4 में से किसी एक पे अंगुली टिका दो, ये क्या है, तुक्का। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने, जैसे बच्चे कराते हैं तुमको छोटे मोटे गेम या आकार में या जिनमें हंसी मजाक में, सपोज करो कहते हैं कि तुम्हारे इसमें से एक चीट उठा लो, ये क्या है, तुक्का। ठीक है, कई लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे पहले देखते हैं फिर उठाते हैं, मैं खुद हंसी आती क्यों देख रहा है, ठीक, क्या होगा उससे, तो आपको आएगी तो एक हाथ में, ठीक है, तो किसी तेरा मन ने ऊपर से उठानी, ऊपर से तेरा मन ने नीचे से, बीच में से सीधा हाथ दे निकाल ले, ये क्या है, तुक्का। क्लियर है? पर ध्यान से समझो, उस चीज को जैसे तुम खोलते हो और उसमें लिखा नृत्य करना है, तुमको आता नहीं, मजबूरी है करना। वहां जब तुम सेंस ऑफ ह्यूमर का काम में लोगे, जैसे तुरंत दिमाग में कि किस पर करूंगा, कैसे करूंगा, ये कैसे करते हैं वैसे ही मैं कर देता हूं, ऐसा होता है। तो हम सेंस ऑफ ह्यूमर कब काम में ले पाएंगे, जब किसी भी चीज में हम जिंदा दिल हैं। सिंपल लाइन है मेरी, तो कहीं पर भी, जैसे आप शादी में हैं तो सेंस ऑफ ह्यूमर कब काम में लेंगे, जब जिंदा दिल। जैसे मेरे साथ ये 20 लोग काम कर रहे हैं, तो इनको पता है मैं कोई चीज दोबारा नहीं बोलता, जैसे धीरे धीरे करें, इनको आदत पड़ गई। अब इनको कह देखो गंदी आदत है, सबको ही होती है अपने को। जैसे मैंने कहा जा प्रगति पेन लेके आ, हाँ कहेगी ऐसा, तो मैं भूल जाता हूँ, फिर कहती पेन ला रही हूँ, तो इसको सुना कैसे फिर? अगर मैंने इसको ये कहा पेन लेकर आ, इसको नहीं सुना, तो दोबारा पूछती सर क्या बोला, सुना ही नहीं दिया, ऐसा होता। मैंने कहा पेन लेकर आ, इसने हैं कर दिया, मैं चुप हो गया, फिर तुरंत कहती हाँ पेन लेकर आ रही हूँ। इसका मतलब सुन तो रही है, पर इस दिमाग पर जोर नहीं दे रही कि एग्जैक्ट क्या पूछा है,
एग्जिट क्या किया है, सब में है ये आदत। ये 20 लोग हैं ना, इन 20 में है। जब इन 20 में है तो तुम 100 में भी है, ये भी तय है। तुम 100 में है तो 150 करोड़ में भी है, ये भी फाइनल है। अब जीतेगा कौन, ध्यान से समझो। तो सेंस ऑफ ह्यूमर को इस्तेमाल कर ले कि प्रगति को पता चल गया, दोबारा इसलिए नहीं बताया कि तूने हैं कर दिया, तो उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया कि क्या कर रहा है, क्या मांगा होगा, यूं करके। सीधी सी बात है, जैसे मैं यहां से इशारा करता हूं यूं, ठीक है, तो पैक क्यों नहीं लेके आई, चाय क्यों लेके आई, क्योंकि ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसको पता है कि चाय मंगा रहा है, लॉजिकल है। अब सपोज करो चाय ले आए, कभी मैं कह दूं पानी लाना था, तो इसको नया सेंस, अगली बार क्या पूछेगी, ये वाला कि ये वाला, ठीक है, तो ये नया सेंस है। बहुत ध्यान से समझो, टीचर पढ़ाता है ना 5 घंटे, तभी मैं कहता हूं दोस्तों के पास मत बैठा करो। सेंस ऑफ ह्यूमर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, दोस्त है। जैसे तुम पढ़ना चाहते हो ऐसे मारता है, चल बे क्या करेगा पढ़ाई कर कर, तुरंत उसके अनुसार हम परिवर्तित हो गए, डिस्टर्ब हो गए। क्लियर है। अनजान आदमी के पास बैठो, सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा काम करेगा। मैं आपको लगेगा अटपटी बात कर रहा है, पर बहुत सच कह रहा हूं, कभी देखिएगा। आप दोस्त आपस में बैठे हो, आपको कोई टच करता है, आपको महसूस नहीं होता, फील नहीं होता। जैसे चार औरतें साथ बैठी हैं, ऐसे सपोज करो कंधे ही लग गए, तो हम कोई रिएक्शन नहीं देते, कारण कि हम सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुके हैं। हरी बात समझ में। बस में बैठो, अनजान आदमी के पास बैठो जिसको तुम जानते नहीं हो, वो थोड़ा सा आपको पैर टच करता है ना, तो आप यूं देखते हो। क्लियर है, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसीलिए कहा गया जिंदा दिल आदमी का 101% करेगा। क्लियर है। जैसे कल मैं 15 लोगों को समझा रहा था, समझाते समझाते कैमरा देख रहा था, तो एक महिला का मैंने भगवान पकड़ लिया, किसी और आदमी के हाथ में था। क्लियर है, और मैंने झट से बोल दिया। अब ध्यान से समझो, आप सोचेंगे मल्टीपल चीजें दिमाग में कैसे चल सकती हैं, चल सकती हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी कौन है, इंसान, जिसके पास दुनिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन पावर है। क्लियर है, हाईएस्ट देखने की पावर है, सबसे ज्यादा तेज दूरी की चीज हम ही देख सकते हैं, कैमरा नहीं, याद रखना। सबसे तेज किसी चीज को समझने की, सूंघने की, सोचने की शक्ति हमारे पास है, याद रखना। बस फर्क कितना है, कौन कर पाएगा, जिसको तुम अपनी भाषा में कहते हो शार्प माइंड। क्लियर है, मैं कहता हूं एक्टिव माइंड, शार्प माइंड नहीं। कौन सा माइंड, एक्टिव माइंड। शार्प माइंड तो कभी कर ही नहीं सकता, शार्प तो हर चीज में अपना फायदा देखता है। एक्टिव माइंड का अर्थ क्या है, जो एकदम तेज प्रभावी मनुष्य हो, जो जिंदा हो। आप क्लास में हैं तो क्या है, जिंदा है। क्लियर है। जैसे आप बहुत सोचना, नींद कैसे आ सकती है आपको मेरे पढ़ाते पढ़ाते, कभी सोच के देखा है, आती है ना। जैसे आज नीतिका कहर ढारी है, ठीक है, पर किस भरोसे आती है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, कैसे आ सकती है। अगर तुम ये कहते हो हम सोए नहीं, ये आधार नहीं, ये कभी आधार नहीं। जैसे कल मेरे साथ 5 आए, 4 बजे हुआ या 4 बजे मैं आया, ये भी 4 बजे सोएंगे, मैं भी 4 बजे सोया हूंगा। क्लियर है, ये आधार नहीं होता। जो इस क्लास में कान खड़े कर कर यूं सुन रहा है कि हर बात में कोई नई बात होगी, एक्टिव है, वो नहीं सो सकता, मेरी गारंटी है। क्लियर है। जो मुझे सुन नहीं रहा है, मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सुनते सुनते कहीं खो गया, किसी और बात को याद कर लिया, क्लियर है, वो गया क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं। और जब वो खो गया तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो गया, खत्म। अब उसको क्या है कि लोरी सुनाई दे रही है, हाँ या ना। जैसे हम कहते हैं घर वालों को कि कहानी, बचपन में कहानी सुना के सुलाते थे, कहानी याद है क्या तुमको, कभी नहीं। कब खत्म हुई है याद है क्या, कहानी सुनना यार आदमी को नींद आ जाए, मतलब ही नहीं, फालतू की चीज थी, इमेजिनेशन चल रहे थे, थोड़ी देर इमेजिनेशन हुआ, कार्यक्रम खत्म। क्लियर है। सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी मनुष्य की। आप इस पूरी तैयारी में तभी गौर करके देखो, जिस मनुष्य का एक्टिव माइंड है वही एग्जाम पास कर पाता है। जैसे इंटरव्यू देख रहे हो ना, प्री मेंस में पता नहीं चलता, इंटरव्यू में मैं मेरी गारंटी दे रहा हूं, चेहरा देखकर बता सकता हूं कि इसके पास होने की संभावना इसकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तक जो माइंड पहुंच रहे हैं वो लगभग 100% एक्टिव है। अब जो रिएक्शन एक्टिव दे रहा है वो जल्दी पास हो जाएगा, वो रिएक्टिव माइंड होगा तो क्या होगा, जल्दी पास। जैसे सपोज करो, मैंने कहा ना आज तक की सही टॉपर सिर्फ टीना डाबी लगती है। टॉपर तो सभी बने हैं, पर सही टॉपर वो क्यों लगती है कि उसके चेहरे की चमक देखोगे ना, वो 110% क्या है, एक्टिव माइंड पर है। कौन सी थ्योरी पर है,
एक्टिव माइंड पे। जैसे वो चल रही है तो मंत्री जी के पैर के टच हो जाती है तो यूं दूर से कि माफी मांगती हूँ सर, सपोज करो, इतना सेंस कैसे? और नेता किसी के टच हो जाए तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तुम किसी के पैरों में तो किसी के बैठे के पैर टच कर दिया तो यूं देख के चले जाते हो, डरा रहे हो क्या अगले को? तुमने गलत काम किया, उसको सॉरी बोलो। क्लियर है? जब बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना क्या करेगा, शुरू। तुमने आज सॉरी की नहीं, तुमने पूछा लगी तो नहीं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है? तभी होगा कि आज मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते देखो मशीन अंदर से काम कर रही है ना, और फिर मैं देख रहा हूं कि नेतिका खो गई, कर रहा हूं तो मतलब एक ही साथ कितने दिमाग चल रहे हैं, दो। एक अकेला नेतिका पे चल रहा है कि सब पे, सब पे। तो इसका मतलब है कि दिमाग की इंसान की कैपेसिटी तो है, वो एक साथ 100 पिक्चर एक साथ देख सकता है, एक साथ 100 लोगों को इमेजिन कर सकता है, कर सकता है, एक साथ 100 लोगों की हरकतें देख सकता है। बस एक कंडीशन है कि जब मैं इस क्लास में हूं, कौन से माइंड से हूं। कभी कभी आपको जब मैं नोट्स लिखाता हूं और मैं बैठकर फोन में खो जाता हूं, क्लियर है, तो आपने महसूस किया होगा कि पूछता है कहां थे, क्या लिखा। क्लियर है? कभी कभी लाइन रिपीट कर देता हूं, कारण क्या है कि मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुका, मेरा ध्यान किस में चला गया, उस फोन में। जैसा तुम बैठे बैठे किसी को सोचते हो तब नींद आती है, वरना नींद नहीं आती, कभी नहीं आती। आलस किस बात का आता है, लाश ऐसे पड़ी है ना, अब आ जाएगा। तुम हिल रहे हो, क्लियर है, तुम लिख रहे हो, ठीक है। इसीलिए गौर करके देखो, हम थोड़ा पढ़ाते हैं थोड़ा लिखाते हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जयकारा लगाते हैं ना कि जोर से बोलो, कारण क्या होता है, यहाँ सीधा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे नींद में होता है ना, तो ऐसे सीधा, जैसे कभी गौर करके देखो, मैं बताऊं आपको, आप कितनी गहरी नींद में हो, आपने मौत देखी हो, अगले 4 घंटे तक नींद नहीं आती आपको, ये मेरी गारंटी। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो मस्त एकदम से, और अचानक मौत सामने आई, गाड़ियां ऐसे ऐसे रुकी एकदम पास आकर, मेरी गारंटी अगले 4 घंटे तक सोकर दिखाओ तुम। दुनिया का कोई आदमी कहे ना सो जा बेटा कुछ नहीं हुआ, का भाड़ में जाओ तुम। क्लियर है? क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो रहा है, काम कर रहा है। आप सो रहे हो, ब्रेक लग गए, कुछ पता नहीं चला, घटना निकल गई। क्लियर है? इसने कहा ऐसे ही ब्रेक लगाया था, पता नहीं चलता, वापस सो सकते हो। तो इसलिए कहते हैं ना कि सेंस ऑफ, मौत देखते ही क्या हो गया, पूरे अंदर से हिल गए कि कार्यक्रम खत्म हो जाता तो फिर यहां से फिर आदमी सोचना क्या कर देता है, तो आदमी अपने आप एक्टिव हो जाता है। ठीक है? तुम कह रहे हो कि हम चाय पीने से एक्टिव हो जाएंगे, ये तो सिर्फ क्या है, मिनिमम सोर्स, मैक्सिमम सोर्स नहीं। कौन से सोर्स है, मिनिमम। मिनिमम का अर्थ क्या होता है, सिंपल समझना। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाना, समझ रहे हो, अब 101% ऊर्जा से है, पर कभी तो हमारी तबीयत खराब होगी, कभी तो हमारे ऊपर दबाव होगा, कभी तो हम भी लुगाई से लड़कर आएंगे, कभी तो हम भी किसी तनाव में आएंगे। उस समय क्या होगा कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तब हमारा सेंस भटकने लगता है, तब हम क्या करते हैं, कोई चाय पी ली, पानी पी लिया, हम वापस एक्टिव हो गए। पर केवल चाय से एक्टिव नहीं हो सकता आदमी, ये 100% है। जब मेरी आदत है, बाकी का पता नहीं, मैं जिस दिन बिना मन के पढ़ाता हूँ, तुमको तुरंत पता चल जाता है कि आज इसका मन नहीं है। क्लियर है? और तभी मैं 15-20 मिनट बाद कार्यक्रम खत्म कर देता हूँ कि बस की बात नहीं है। सबके साथ होता है, पर देखो औरों पर तो दबाव है कि मजबूरी है पढ़ाना। जैसे सारे टीचर तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे को अजीब सी है, क्योंकि ये मेरी तरह इतना ऑब्जर्व करते भी नहीं, फिर कैसे पढ़ा रहे हैं मेरे को, तो अफसोस की बात है। तुमको पढ़ा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। ठीक है? पर खुद जितनी बातें ये मैंने बताई ना, इसका एक ही कंक्लूजन है कि आप कहीं भी रहें, आप खेल में हैं वहां जिंदा दिल बने, आप किसी प्रोग्राम में हैं वहां जिंदा दिल बने, आप किसी चीज को पूरा कर रहे हैं वहां जिंदा दिल बने। क्लियर है? तो ऐसे हम, इसका एक पॉइंट होता है, जैसे अभी मेंटल हेल्थ वाले सिचुएशन में मुझसे पूछना, मैं भूल जाऊं तो भी, इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी एक बीमारी होती है बेटा, इसकी एक उम्र होती है, मतलब इसको डेवलप करने की एक क्या होती है, उम्र। तुम उस उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो, ठीक है, इसलिए डर रहा हूं, और कोई बात नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने की सिर्फ एक फिक्स उम्र होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे ज्यादा उम्र होती है बच्चे की। सेंस ऑफ ह्यूमर किसकी है, बच्चे की। क्लियर है? बच्चे का अर्थ क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे जैसे सपोज करो कि सुबह कल मैंने खाना नहीं खाया, तो आज मम्मी ने ऐसा बोला कि खाना खा लेना, लुगाई ने बोला खाना खा लेना, तो 2 मेरे साथ आई हैं कोचिंग में, आते ही मुझे क्लास में जाते हुए खाना खा लेना आज। अब उनको किसने कहा, पर उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है कि उन्होंने सुना। देखो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, उस लुगाई को याद नहीं होगा कि मैंने ऐसा कहा है क्या। क्लियर है? उस माँ को याद नहीं होगा कि उसने दोबारा ऐसा कहा है क्या, पर उनको याद रहेगा।
अब वो 12 बजे 1 बजे वापस जाओगे ना बाहर, खाना खा लेना, फिर बोल देंगे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो काम कर रहा है। सबसे अधिक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है छोटे बच्चे में। क्यों होता है? इसके पीछे एक बेसिक रीजन है, खाली दिमाग। कौन सा दिमाग? अब मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता डोकरे में, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता हम जैसे बिजनेसमैन में, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तुम्हारे माँ बाप में। क्लियर है? जो पहले से है वो एक अलग बात है, जैसे आज मेरे अंदर है वो पहले से है, मैंने उस उम्र में डेवलप कर लिया जब कर लेना चाहिए था। पर अब अगर कोई मुझे कह दे कि अब कर ले, अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि दिमाग खाली है, कि ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता। चारुल कहती है कि आप शुरू होते हो ना पापा की तरह शुरू जाते हो, तो इसने दो बातें कही कि आप शुरू होते हो किसकी तरह? पापा की तरह। यानी इसके पापा भी मेरी तरह जब बोलना शुरू करते हैं ना तो बोलते ही रहते हैं। अब कारण क्या है? कि सेंस ऑफ ह्यूमर हम खो चुके। हमारे पास क्या है? कि सिर्फ पीड़ा। हमारे पास क्या है? सिर्फ बातें। हमारे पास क्या है? कि हमारा अतीत जो हम तुम में देख रहे हैं। अच्छा, तुम में देख रहे हैं, तुम क्या? फ्री माइंड। क्लियर है? तो हमें पीड़ा किस बात की है? कि जैसे तुम छोटी छोटी चीजों पे करते हो, तो कि इस उम्र में तुम्हें इतना ही नहीं समझ, अब तुम सोचो आगे के आगे भी झेल लेंगे, नहीं झेल पाओगे। हम क्यों कह रहे हैं ये बातें बार बार? कि तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? कि हमारे माँ बाप कहते ना कि हमने पत्नी निभा दी, पति निभा दिया। निभाया नहीं, काटा है। काटने का अर्थ समझते हो? कि ऐसा थोड़ी तुम्हारी तरह हर रोज डे पे रोज ला के दिया, एनिवर्सरी पे गिफ्ट ला के दिए हो। माँ बाप को तो देखते हो ना, तुम ही ने उनके दिन बनाए होंगे कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, पार्टी करेंगे। क्लियर है? उन्होंने नहीं। पत्र लिखे हो, जवानी में लिख दिए, 4 महीने बस बात खत्म। क्लियर है? आप लिखे हो, दिन में 4 बार मैसेज करके पूछते हो कि जी ठीक हो क्या, आई लव यू, ऐसा है? नहीं, जीवन में ये पार्ट ही नहीं है उनके। और जब ये नहीं है तो ये जो जनरेशन आ रही है इसके ये पार्ट है। ये तनाव अपनी जगह, बेरोजगारी का तनाव अपनी जगह, और जिम्मेदारियों का तनाव। तो तुम्हें लगता है हम उस उम्र में सेंस ऑफ ह्यूमर सीख जाएंगे? संभव नहीं है। खाली दिमाग ही केवल सेंस ऑफ ह्यूमर सीख सकता है। जिम्मेदारियों से मुक्त दिमाग ही केवल क्या सीख सकता है? सेंस ऑफ ह्यूमर। अब तुम अभी फिलहाल जिस स्टेज पर हो, क्लियर है, तुम अभी फ्रेश हो। क्लियर है? किस हिसाब से बोल रहा हूं? कि जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर आप कहो ना जिम्मेदारी हम पर, एक पर ही नहीं है, तुम पर। जिसको ऐसे लगे ना हाथ खड़ा कर दे कि नहीं है। जैसे क्लास में शादीशुदा बच्चे बैठे हो ना, उनको मैं कम टोकता हूं। क्लियर है? एक कारण से कि उनकी एक जीवन शुरू हो गया जिम्मेदारी का, वो तुमसे एक कदम पिछड़े हैं बेचारे। क्लियर है? कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। पर एकदम वो ऐसा नहीं कि मैं उनको डिवोटेड हो जाऊं कि नहीं तुम क्रांतिकारी हो। अगर उनको यहां कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब पीछे आदमी बैठा कोई जिम्मेदारी ले रहा है, तभी पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं कि लेकिन एक कदम तो पिछड़े हैं। अब सपोज करो इनके बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब सपोज करो कुछ समय और बीत जाएगा तो और बढ़ जाएगी। उस समय इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप खराब होना क्या हो जाएगा? शुरू। क्लियर है? आज इस देश में अगर आप सोसाइटी को पढ़ोगे तो डिवोर्स का जो फेज होता है, कारण अनेक होते हैं, जो फेज होता है वो महिला की प्रेगनेंसी फेज को माना गया है। क्लियर है? बच्चों को माना गया। फ्रस्ट्रेशन का रीजन अगर किसी वर्किंग कल्चर की वुमेन के अंदर माना गया है तो किसको माना गया है? बच्चों को। क्लियर है? अब कैसे फर्क पड़ता है समझो। खाली बैठी महिला, क्लियर है, जीवन में रोजमर्रा में क्या करेगी? बच्चों को तैयार करना, सब कुछ कर सकती है। वर्क बैलेंस के साथ ये सब करना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। तो उसकी चीजें अलग अलग हो जाती कि आज तू तैयार करना, आज फलाना तैयार करेगा, आज दिखड़ा तैयार करेगा। जैसे मेरे वाली नौकरी अब करती है, पहले नहीं करती थी। ठीक है? तो अब क्या है कि भगवान ने आरएस बनाया था, वो तो उसको करना नहीं था। ठीक है? कि तब तो जॉब की वैल्यू नहीं पता थी, और अब ऐसे है कि जॉब करनी है, टाइम पास नहीं होता। तो वही लोग हैं जैसे जो सुबह शाम अपने जीवन वेस्ट करते थे, वो अब सुबह आदेश दे के जाते हैं ऐसे निकलते समय कि बच्चों को यार प्लीज आज तुम नहला देना। किस खुशी में? अब आप कहेंगे सर आपको ऐसा करना चाहिए। ध्यान से समझो, मैं तो 10 साल से रोजगार में हूं या नहीं हूं। तो जब हम ऐसी बातें कहते थे कि हमें जानना है, हम लेट हो रहे हमारी क्लास के प्रति, तब ऐसी चीजें थी कि रोज ही जानना है, लेट चले जाओ। आज पूछता हूँ उस लेट होने की वैल्यू। यहाँ तो मैं मालिक था इसलिए 9 बजे आ जाता, चल जाता था। अब वहाँ 8:30 पहुँचने नहीं पहुँचते तो अब्सेंट लगा देते हैं। ये वैल्यू है। अब यहाँ से फ्रस्ट्रेशन आएगी। कैसे आएगी? कि उसने कहा नहला देना, मैं नहला कर अपने साथ ले आया तो मैं पॉजिटिव हो गया, और मैं कह दूँ तू जाने बच्चे जाने
तो यहाँ से बिगड़ना क्या हो जाएगा शुरू। तो वुमेन का जो सबसे बड़ा फेज माना गया वो प्रेगनेंसी के फेज में डिवोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम इन चीज़ों पे संगीनता से बात करते हैं, हमारा सोचना है कि ऐसा नहीं। कारण क्या है, उस समय उस महिला का सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो जाता है, बढ़ना तो दूर, क्या हो जाता है, खत्म। कैसे खत्म होता है, कहते हैं ना बच्चे पालना मुश्किल काम है, सारे हैं, तुम सारे कहते हो कि बच्चों से प्यार होता है हमें, किस किस को, जैसे मेरे बच्चे आते हैं कितनी देर रख सकते हो, सारे रखते हैं। जैसे वो एक नीचे मेरे पास देख के गई बैठी बैठी कि चारुल है, तो फिर वो मैं बुआ के पास जाऊँ, सीढ़ियाँ उतरते हुए गई और सीधी इसके पास जाके गोद में चली गई। पर कितनी देर रख सकती है, 24 घंटे, 300 दिन, नहीं संभव है, याद रखना। तुम उनको 5-5 मिनट सारे प्यार देते हो ना, तो क्या होता है, उनका तो कार्यक्रम कोटा पूरा हो गया, क्लियर है। पर अब हो क्या रहा है कि वो इस आदत में चले जाएंगे। जैसे हमें एज ए पेरेंट सब सोचना है कि वो 24 घंटे उनको केयर चाहिएगी। सपोज करो आज वो बड़े होंगे, ये सब चीज़ों की वैल्यू कम होती जाएगी, भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले आदमी होंगे तो चीज़ें कम दे पाएंगे, तो आज से उनको इन चीज़ों की आदत हमें लगानी चाहिए। पर ये तो चलो साइड चीज़ें, तुम अपने ऊपर देखो कि हम पढ़ाई में सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें। जैसे मैंने कहा ना, वो बच्चा रोता है ना, तो उस रोने में फ्रस्ट्रेशन है। तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। तो कहते हैं ये फिल्मों ने बनाए, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने और तुम जैसी जनरेशन ने, कि माँ को किलकारी सुनना पसंद है। हमसे पूछो, माँ रात को ऐसे गुस्सा करती है कि तू तो सो जाता है, ये औलाद सोती नहीं, ठीक है। वो एक दिन अच्छी लगती है, एक फेज में जब आप उसको पालोगे बढ़ोगे ना, क्योंकि आपको उसको 4 साल 5 साल वो किलकारी सुननी है, और विथ रीजन सुननी है कि विदाउट रीजन। विदाउट रीजन आज आप रो रहे हैं, मैं आपसे रीजन पूछूंगा कि आप क्यों रो रहे हैं, और मैं आपको चुप कर दूंगा, क्लियर है। उसको चुप कैसे करोगे, उसको कह दो यार रो मत प्लीज, बता तेरी समस्या क्या है, बोल नहीं पा रहा हूं, क्लियर है। तो वहां से मेरी एनर्जेटिक वैल्यूज फ्रस्ट्रेट हो रही है। कैसे हो रही है कि मैं उस पर गुस्सा कर सकता हूं, नहीं। मैं उसको मार सकता हूं, नहीं। इसीलिए ऐसा हो रहा है इस देश के अंदर। हम करें ना, एक माँ बेटे को कैसे मार देती है, इसलिए मार देती है, याद रखना। एक बाप, और एक गोवा का घटना पड़ी थी ना, बेंगलोर की एमएनसी की डायरेक्टर थी, अपने बच्चे का गला घोट के मार गई थी, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उस पति की कमजोरी की वजह से, उस महिला के साथ कम्युनिकेशन की कमी की वजह से। कारण है 4 साल का बच्चा, अब जैसे बच्चे हैं, अभी ये एकेडमिक वाले बैठे थे तो मैं पढ़ रहा था, वो हर बात पे आके यार पापा हमने गिफ्ट दिया याद है क्या, वो तो कल तुमने दिया वो पढ़ा होगा, वो देख कर कि हमारे वाला याद है क्या, मैंने कहा याद है बेटा। यार पापा कहाँ है, मैंने कहा यहीं रखा है। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेट तो होऊंगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरे पास तो विकल्प थे, मैंने कहा जा तो किसी बुआ के साथ खेल के ये करके याद ले जा। मैंने मोबाइल दिया, वो चले गए। अब इमेजिन करो नहीं जाते, फ्रस्ट्रेशन होता, पर उन पर थोड़ी बहस कर सकता हूँ, उनको थप्पड़ थोड़ी जड़ सकता हूँ, नहीं ना। तो अब जब नहीं जड़ पाऊंगा तो अंदर ही अंदर तो इन चीजों को घुटूंगा 110%। और तुम्हें पढ़ाने से पहले एक ऐसी बड़ी गोली लेकर आया हूँ, ठीक है, उसको कहेंगे सरदर्द की गोली, ताकि मेरा दिमाग उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सके। अब आप सोचो, ये तो पीड़ादायक चीजें हैं। तो जिस आगे आपका जो भविष्य है उसमें गोली परमानेंट जेब में रखनी पड़ेगी आपको। ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म होता जाएगा, सोचने की शक्ति खत्म। चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति वही है जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, क्लियर है। तो खाली दिमाग हो, जिम्मेदार संपन्न अभी हुए नहीं हो, अभी फेज है 1.5 साल कि सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कर सकते हो। और आप अफसोस करोगे, पूरी जीवन की सफलता इसी एक पहलू पर टिकी है कि आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की कैपेसिटी कितनी है, क्लियर है। पढ़ा सब रहे, पढ़ा मैं भी रहा हूं, पर मेरे उदाहरण आपको सीधे सटीक दिल पे लगते हैं। कारण है कि मैं सेंस ऑफ ह्यूमर से ये देखता हूं कि तुम क्या समझ सकते हो और क्या नहीं, क्लियर है। और वो क्या देखते हैं कि सिलेबस से समझाओ इनको, तो सिलेबस तुम्हें आ ही नहीं रहा, समझाऊं क्या। भाई मैं उदाहरण दे दूं, फलाने राजा ने फलानी रानी ने जोहर किया था, नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं कह दूं तुम्हारे वाली जोहर नहीं कर सकती, तुम्हें समझ में आ गया क्यों नहीं कर सकती, क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस पूरी पढ़ाई के दौरान 5 घंटे केवल और केवल क्या रखो, सेंस ऑफ ह्यूमर को एक्टिव रखो। कैसे होगा, अभी जब हम मेंटल हेल्थ वाली बात करेंगे, याद रखना, मैं भूल जाऊं तो भी तुम पूछना, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का मूल आधार ही इसी पर टिका है। कंक्लूजन पे आता हूं कि जब आप सेंस ऑफ ह्यूमर रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सही होंगे, क्योंकि आपने 18 महीने जागरण नहीं किया था, 18 महीने आपने दुनिया के अलग अलग लोगों को सुना था,
उनसे सीखा था तो वो याद तो रहेगा, पर आपके किस हार्ड ड्राइव में किस जगह पड़ा है, वो किस मेमोरी कॉर्नर में पड़ा है, ये आपको नहीं पता। आपके दिमाग की हालात था आपके घर के स्टोर रूम की तरह। क्लियर है? नाम स्टोर रूम है, तो आपने क्या सोचा, ऐसे फेंको, फिर जब चाहिएगा जब ढूंढ लेंगे। तब जब ढूंढते हो तो ऐसे कर देते हो, इधर इधर रखा था, इधर रखा था। स्टोर रूम भी व्यवस्थित रूम होता है। सरकार के स्टोर रूम देखें क्या, जब अधिकारी बनोगे ऐसे लिखा रहता है 2014 की फाइलें ए नंबर, बगल में लिखा रहता है। लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी स्टोर रूम नहीं होती, होती है ना, पर ऊपर किताब का नाम लिखा है कि यहाँ फिक्शन की है, यहाँ ड्रामा की है, यहाँ सपोज करो म्यूजिक की है, यहाँ पॉलिटी की है, ये लिखा है। ढूंढना आसान है कि मुश्किल? तो ऐसे दिमाग में जो हम बता रहे हैं इनको क्या रखो, व्यवस्थित रखो। व्यवस्थित कौन रख पाएगा, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा हो। क्लियर है? क्लास में बैठे बैठे सोच रहे हो कि सर ने हमारी स्नेप की बात क्यों कही, गाली थोड़ी दी है, अच्छे उद्देश्य से कही है, तो बस उतना सोचो। क्लास में बैठे बैठे सोच रहे हो फलाना क्या सोच रहा है, डिखड़ा क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। देखो, मेरा दो ही चीजों का मानना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भूल हो गई या तो स्वीकार करो कि हमसे भूल हो गई, तब आदमी सीखता है। आप जब ये कर्म करते हो उस समय आपको पीड़ा नहीं होती। क्लियर है? और जब कोई व्यक्ति आपको सुधार के उद्देश्य से इन कर्मों के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाना चाहता है, अपनत्व के लिए और किसी कारण से नहीं। क्लियर है? सिर्फ मेरे राशन कार्ड में नाम थोड़ी है तुम्हारा, या है, पर सिर्फ एक अपनत्व की वजह से, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे माँ बाप की हालात क्या है, तुम्हारे रिश्तों की हालात क्या है, इसलिए कि उनको कुछ नहीं पता। फोन करते हैं, पढ़ रहे हो क्या, हाँ पढ़ रहे हैं, वो कहते ठीक है बेटा, हो गया काम खत्म। एक माँ का फोन आता है ना, तो जो यहाँ रह रहे, जो दूर दराज के एक सिंगल फोन आता है, खाना खाया क्या, क्लियर है, खाया, बस। इससे बड़ ये वो अपनत्व उस माँ का कि वो वहीं तक सीमित है। बाप पूछेगा पढ़ते रहना, ना मत खराब कर देना, दो चार चीजें कह देगा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। पर कारण क्या है, वो तुमसे ये तो तुम्हारी थ्योरी पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, उनके पास बिजी लाइफ है। जैसे आज कोई भी पेरेंट्स आता, मैं सिंगल लाइन कहता हूँ कि औलाद पे कभी भरोसा नहीं करना। जैसे अभी मेरी छोटी छोटी हैं, मैं उन पे भरोसा नहीं करता। आज उनसे छोटी सी गलती होती मैं टोकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने इस सभी सिंपल सी बात कही, अभी वो बच्चे ही हैं थे, ऊपर वो मेरे पीछे पीछे आ गए, इसको भेज के मैंने नीचे भिजवाया। कारण कि अगर वो आज ये मैनर्स नहीं सीखेंगे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम सपोज करो हमें डिस्टर्ब नहीं करना, तो फिर कल को सीखेंगे ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं सीखेंगे। ये 101% है। अब आप कह दे तू तेरी औलाद को ऐसे कैसे डांट रहा है, मेरी को डांटूंगा, दूसरों को कैसे डांट, कौन सुधारेगा मेरे वाली को। अब आप वाले मस्त हैं, वो इस भरोसे जी रहे हैं कि ठीक है इतने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, झाड़ के बराबर थोड़ी हो गए, अमिताभ बच्चन के बाप थोड़ी लगते हो, कितने बड़े हो गए, 22-23 साल की उम्र है, बड़े कहाँ हो गए। बड़े हो गए तो इन चीजों की क्या होती, समझ होती, आप उनके प्रति चीजों को रिस्पॉन्सिबल लेते। बड़े इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कोई बड़ा होने का एहसास नहीं दिला रहा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अभी टाइम है, टाइम, जैसे अभी घर जाके कहोगे ना, घर वाले कहते हैं अभी तो बहुत उम्र पड़ी तेरी पढ़ने की, वो कैसे कहते हैं, शादी तक। क्लियर है? जैसे तुम 2 एग्जाम फेल हो जाओ, छोरियों में खास कर वो कहते हैं तू बड़ी होगी, अचानक कैसे होगी। पर खेल क्या है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। इसलिए इस बात को पहले दिल पे रख लेना, इसको कैसे ना रट लेना। बाथरूम में आईएएस लगाते हो, रूम में आईएएस लगाते हो, ड्रीम आईएएस लगाते हो, उसकी जगह एक सिंगल पॉइंट लिखो, अंतिम दौर, जीवन वहीं से सफल है। ठीक है? आप सबको लगता है कि हमारा शुरू हुआ है, साल 2 साल के और हो, पुराने हो जाओगे। ठीक है? चरण खत्म हो गया, सोचने का, पढ़ने का, समझने का, सब खत्म है। आगे तो सिर्फ कुछ चीजें हैं, जिम्मेदार, संपन्न। ठीक है? जैसे खुद ही सोच के देखो, 29 साल के बाद आदमी का जन्मदिन पूरा होगा तो कितने साल होंगे, 30 होंगे ना। अब कोई 30 साल का हो जाए तो स्वीकार करना चाहिए ना 30 का हो गया, पर ऐसे अजीब सा लगता है कि 29 तक ठीक था, 29.5 बोल दो, है ना, 29 साल 365 दिन बोल दो, पर 30 मत बोलो। ठीक है? आज महिलाओं में प्रतिस्पर्धा है, कोई कह रही है मैं 18 साल की हूँ, 19 साल की हूँ, 23 साल की हूँ, 24 साल। अब आप क्यों कर रहे हैं ऐसी प्रतिस्पर्धा, कि आप बड़ा नहीं बनना चाहते, इसका मतलब बड़ा बनने में दुविधा है। मानते इस बात को? दुविधा किस बात की है, जिम्मेदारियों की। दुविधा किस बात की है, शौक खत्म हो जाएंगे। दुविधा किस बात की, कि जो डिजायर्स है वो खत्म है, याद रखना। पर जिंदा दिल आदमी की कभी खत्म नहीं होती ना। एक रील देखते हो इंस्टा पे, तो एक हरियाणा का वो बनाता रहता, नाम तो मुझे उसका पता नहीं, डोकरा, वो है तो फेक मतलब, ठीक है,
पर वो ऐसे नहीं होता था, बहू बेटियों के लिए नहीं है, वो मस्ती करता रहता है, बनाता वो वल्गरी है, ठीक है, और फुल मस्ती से बनाता है कि मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ। वो संदेश है तुम्हें याद रखना कि वो 60 साल का आदमी आकर गया, वो जीवन उमंग से जी रहा है कि नहीं जी रहा, 110%। क्लियर है। विफलताएं तो हैं, जैसे वो खुद ही कह रहा था उस वीडियो में, अगर आपको बोला होगा तो मुझे पता नहीं, वरना बताता रहता है कि मैं दिन में फोन नहीं उठाता, ठीक है, मैं इसने 4 बार फोन किया कि प्रोग्राम रख दिया, क्यों नहीं रहा, कहा मैं दिन में ध्यान नहीं देता, 8 बजे बाद फोन किया करो, ठीक है। और वीडियो में खुद कह रहा है कि मैं मेरी लुगाई का ही फोन नहीं उठाता। विफलता ही है, कल को पीड़ा में होगी तू नहीं उठा पाएगा, शर्म की बात है। पर ध्यान से समझो, अच्छे उद्देश्य के लिए कंप्रोमाइज कर रहा है, इसलिए आप और मैं बोल नहीं पा रहे। तो हर आदमी में छुपी है। सफल कौन है? जैसे अपन कह रहे रतन टाटा ने शादी नहीं की, अपने को तो इतना पता है, ठीक है, और उसकी 3 गर्लफ्रेंड रही है, किसको पता है, ठीक है, पहली की शादी होगी उसके बाद भी अच्छे दोस्तों की तरह मिलता, किसको पता है, ठीक है। आज भी पीड़ा जताता है कि मैं जब उसको समय देना था, मैं बिजनेस को समय दे रहा था, हमें टकराव हो गया, मेरी भूल है, ये वो कहकर गया, ठीक है। अब वो डिवोशन है उसके प्रति, याद रखना। बाकी पीड़ा तो है। रेखा को जानते हो सारे, ये वाली रेखा नहीं है ना, किसकी मासूका थी? अमिताभ बच्चन। कुदरत का कहर देखो, दुनिया का अमिताभ बच्चन ने उसकी नासमझी एक तरीके से की, उस महिला को एक स्वीकार नहीं किया, ठीक है, किसी भी कारणों से। मान लो इसका इतिहास पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा अटपटा है। प्रेमी थे दोनों एक दूसरे के, कट्टर प्रेमी थे, और अमिताभ बच्चन बहकावे में चलो चला गया। आज कैसी मिली है? जो अमिताभ बच्चन वाली है ना, उसको कोई सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। आप अफसोस करोगे। जया बच्चन को जानते हो? वो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड औरत है कि जिसका कोई मुकाम नहीं, राज्यसभा की सांसद है वो, उसको राज्यसभा में सपोज करो कोई कहे कि मिताली अमित बुडानिया, तो सौभाग्य है, याद रखना। क्यों सौभाग्य है? कि आज उसकी पहचान से बड़ी मेरी पहचान है, तो उसको खुशी होनी चाहिए। अब सपोज करो मेरे वाले कहते नाम मत जोड़ो इसका, वो तो जुड़ गया, याद रखना। वो तो उसमें लिखा भारत सरकार विवाह पंजीकरण पत्र, साफ शब्दों में। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जया अमिताभ बच्चन का ये हम महिलाओं को तुम कमजोर क्यों, कमजोर आंक रहे होते तो बेशर्म ऐसे बोलते अमिताभ जया बच्चन। हम तो क्या बोल रहे हैं? जया अमिताभ बच्चन। और ये तो परंपरा है, आपको अगर अपने नाम में संशोधन कराना है तो करा सकते हो। पर वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो हर चीज से फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि ये उस आदमी के साथ तो न्याय है जिसने एक सच्चे प्यार का क्या है, बहिष्कार किया। तो आज वो तो हर रोज रोता होगा। अब आप सोचो, मुकाम तक तो पहुंच गया, पर एक पीड़ा मरते दम तक रहेगी उसके कि मैंने इससे विवाह क्यों किया। ऐसी रहेगी कि नहीं? और हर रोज पीड़ा कब बढ़ रही है? कि जब एक महिला बिना विवाह के रह रही है, कि तुझसे नहीं तो किसी से नहीं, तो ये पीड़ा कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। वो अंतिम समय में जब वो मरेगी तो उसमें भी ये पीड़ा रहेगी। क्लियर है? पर वो खुले मन से क्यों मर पाएगी? कि उसने तो अपना डिवोशन दिया है। हरी बात समझ में? तो अभी किसी के, तुम कहते हो किसके लिए करें? किसी के लिए नहीं, खुद के लिए करो। आज आप कह दें कि रेखा अगर बिना विवाह के रही, किसके लिए? अगर तुम ये कह दो विवाह की उम्र होती है, तो राम जेठमलानी ने 65 साल की उम्र में 24 साल की छोरी से विवाह किया है। रोज पढ़ रहे हैं? तो ये भी मत कहना कि विवाह की उम्र होती है। तो आज भी वो कर सकती थी, दुनिया तैयार बैठी है, याद रखना। ऐसा है कि नहीं है? पर वो किस भरोसे जिंदा है? अपने डिवोशन के भरोसे। वो अपने लिए कर रही है कि अमिताभ बच्चन के लिए? अपने लिए। उसके लिए क्या? अब आपको क्या लगता है? वो अब जैसे अमिताभ बच्चन तो सच्चा नहीं निकला, ये तो तय है, और वो तो प्रूव तो कर ही चुकी ना, तो चाहती तो जीवन जी सकती थी। पर ऐसे हजार उदाहरण है। पर ये कब होंगे? जब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा, तब मैं इतनी चीजें जोड़ पा रहा हूं। वरना मेरे लिए भी रेखा जया उतनी है जितनी तुम्हारे लिए। जितना तुम कल तक जानते थे, मेरे इस बताने से पहले जानते थे, उतना ही मैं जानता था। पर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा है। मैं फिल्म देख रहा हूं तो जिंदा दिल्ली से देख रहा हूं। मैं कोई अवार्ड देख रहा हूं तो जिंदा होकर देख रहा हूं। जब मैं उन 2 महिलाओं को राज्यसभा में सुन रहा हूं तो जिंदा होकर सुन रहा हूं। जब उस एक आदमी को फ्रस्ट्रेटेड होकर देख रहा हूं तो फ्रस्ट्रेटेड होकर देख रहा हूं। ये तय बात है, याद रखना। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला और सबसे बड़ी अभिनेत्री थी ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है, विलुप्त हो गई एक विवाह के बाद। तो इसके पीछे भी तर्क होंगे जिस पर मुझे चिंतन करना पड़ेगा। ये वो तर्क हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि जीवन विलुप्त होने वाला है, याद रखना। तुम कहीं सोच रहे हो शुरू होंगे, जैसे ही 30 लग जाएगा, समझ रहे हो, 99% कार्यक्रम क्या हो जाएगा? खत्म।
ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जिंदा रखो, चीजों को पढ़ो, ठीक है। ज्यादा सुनोगे भावुक हो जाओगे, ठीक है। क्या लिखा आखिरी? चलो एक एक जिनकी एग्जाम है वो निकल लो, या देनी नहीं आज? मन नहीं ऐसा? किस सब्जेक्ट का है? अब बताओ, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर का एग्जाम किसकी है? हाँ, सॉफ्ट स्किल की, यही वाले जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जाओ, या है टाइम अभी? कितनी बजे से पेपर है देख लो, तुम्हारे हिसाब से 12:30 हो गए, घड़ी है तो देख लेना, ठीक है। चलो एक लिखो की पॉइंट्स फॉर प्री। प्री एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के? पहला लिखना बजट। पहला लिखना बजट, दूसरा लिखना इन्फ्लेशन ट्रेंड, महंगाई की प्रवृत्ति, फिर लिखना नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। 3 हो गए ना। फिर लिखना फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। फिर लिखना मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। फिर लिखना गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बाहरी क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। कृषि और जुड़े हुए मुद्दे। कृषि और जुड़े हुए मुद्दे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की रणनीतियां। कितने हो गए? 10 हो गए ना। इन 10 में से 14 सवाल आएंगे। आई बात समझ में? तो इनको तुम्हें प्री के हिसाब से पूरा तैयार करना है, ठीक है। अब एक हेडिंग लिखो, सिलेबस। पहला लिखो इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा लिखो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तीसरा लिखो महंगाई। महंगाई, इन्फ्लेशन। चौथा लिखो टैक्सेशन, कर प्रणाली। कर प्रणाली।
फिर लिखो बैंकिंग, राजकोषीय नीति और बजट, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट। फिर लिखो वित्तीय बाजार, 7 हो गए ना, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट, प्लानिंग 8वां, प्लानिंग, नियोजन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, कृषि और सब्सिडी, एग्रीकल्चर एंड सब्सिडी, उद्योग और सेवा, इंडस्ट्री एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स, निवेश प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 15 हो गए पूरे। ये टोटल सिलेबस है, ठीक है, दोनों का, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो पढ़ने तो वैसे ही पूरे 15 है, पर प्री में ज्यादा फोकस उन पे करना है। मेंस के अंदर 3 टॉपिकों पे या 4 टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना, इन्हीं में लिखे होंगे, स्टार कर लेना। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा होगा उस पर मेंस के हिसाब से, है ना, एक कृषि, एक उद्योग और सेवा, ठीक है, और एक डेवलपमेंट लिखा है क्या? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट सब इसी में आ जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा है ना, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट लिख लेना। ये 4 टॉपिक हैं जिनसे 4 क्वेश्चन तो श्योर हैं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है, बाकी 4 तो इनमें से आएंगे मेंस के अंदर। पहले पड़ गया। तो 4 टॉपिक में से अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हो तो तुम्हें खुद ही पता है कि मुश्किल से 5-5, 6-6 पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है। आइडियाज डेवलप हो जाएंगे तो अपने आप चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और मेरी बातों पे भरोसा मत करो, पिछले सालों के क्वेश्चंस देखो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि बात सही है कि नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक 3 पॉइंट लिखा दिए क्या? 1 2 लिखा दिए क्या? चलो, एक लिखो नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सवालों की प्रकृति। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सवालों की प्रकृति। सवाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहले समझ लो। एक होता है फैक्चुअल, ठीक है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, और एक को हम कहते हैं एनालिटिकल। आई बात समझ में? फैक्चुअल का अर्थ होता है जो तथ्यों पर आधारित हो। जैसे सपोज करो भारत में कि भाई 101 जलमार्ग हैं, तो ये क्या हो गया? फैक्चुअल, ठीक है। जलमार्ग क्या होता है, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल। समझ आ रही मेरी बात? और जलमार्ग किस प्रकार राष्ट्र के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ये क्या हो गया? एनालिटिकल। पॉइंट क्लियर है? एक चीज को दूसरे से जोड़ना क्या है? एनालिटिकल। अब ध्यान से समझो, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल याद करने से तैयार होगा। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल याद करने से तैयार होगा, ठीक है। और एनालिटिकल पार्ट हमेशा चीजों को समझने से तैयार होगा। किससे तैयार होगा? समझने से। पॉइंट क्लियर है? तो फैक्चुअल और जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो चीजों को याद करने से, और एनालिटिकल जो होगा वो हमेशा चीजों को समझने से, उस पर विचार बनाने से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चीजें समझाई, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। कैसे डेवलप किया जाएगा? कॉन्सेप्चुअल। आई बात समझ में? पर सेंस ऑफ ह्यूमर की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या हो गया?
एनालिटिकल। ग्रोथ रेट 8% है, फैक्चुअल। ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल। क्लियर है। ग्रोथ रेट राष्ट्र की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकती है, एनालिटिकल। क्लियर है। हर चीज को क्या करना होगा, डिटेल में पढ़ना है, उस पर व्यूज बनाने हैं, आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना है। आंकड़ों के लिए नोट्स लिख रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है, जब पेपर पढ़ रहे हो ना तो यूं लगता है कि हमें पढ़ा नहीं, पढ़ा तो सब है। क्लियर है। दिक्कत क्या है कि उस पॉइंट से नहीं पढ़ा जिस पॉइंट से तुमको पढ़ना चाहिए था। ठीक है। तो सब पॉइंट कैसे कवर होंगे, हर टॉपिक पे हमारी कमांड हो जाए, थोड़े थोड़े परसेप्शन हो जाए, क्योंकि जिसको चाहिए परसेप्शन वो ही नहीं कह रहा कि तुम एक्सपर्ट बनो, वो कह रहा है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन वाला। ठीक है। सुरक्षा के विशेषज्ञ हो क्या, पर सामान्य सुरक्षा क्या होती है पता होनी चाहिए। देश में हमले क्यों नहीं हो रहे ये पता होनी चाहिए, क्यों हो रहे थे ये पता होना चाहिए। तो सब सामान्य समझ हो जाएगी तो हम चीजों को कवर करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम। क्लियर है। ठीक है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस में जब हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तीनों क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं और एनालिटिकल भी आते हैं। फर्क क्या समझ लो, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट मिलाकर आती है प्री, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट मिलाकर क्या आएगी, प्री। तथ्य और अवधारणाएं, डेफिनेशंस सारे सिलेबस की, जैसे मैंने अभी आपको 14-15 टॉपिक लिखाए हैं, 10 टॉपिक लिखाए प्री के हिसाब से, तो 10 के टॉपिकों की परिभाषाएं, टैक्स क्या होती है, टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, ये सब कहाँ आएगा, प्री के अंदर। हाई टैक्सेज के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये आएगा प्री के अंदर, आईएएस के अंदर, याद रखना। ठीक है। आरएस में मेंस के अंदर, आरएस में मेंस के अंदर, क्योंकि आरएस की मेंस क्या होती है, 90% फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट पर, 90%। 10% क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल, जिसको मैं एनालिटिकल नहीं मानता, क्योंकि जो इतने लेवल की तैयारी कर चुका हो वो ऐसा। एनालिटिकल क्या होता है, ग्रोथ को जोड़ दिया सुरक्षा से, क्लियर है, गरीबी को जोड़ दिया सुरक्षा में बाधा से, यह है एनालिटिकल। एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का क्या संबंध है, सपोज करो, इसको तुम कहोगे चिंतन भरा सवाल है। विद्यार्थी जीवन ही किससे जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से। क्लियर है। मैं तुमसे पूछता हूं कि विद्यार्थी जीवन में धर्म का क्या संबंध है, गहरी बात है, एनालिटिकल होना पड़ेगा। क्लियर है। तो आरएस में कैसे आते हैं कि विद्यार्थी के लिए पढ़ाई का महत्व क्या है। ठीक है। पढ़ाई पढ़ने के लिए किताबें क्यों जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई के लिए पेन क्यों जरूरी है, इसको अपन कह रहे हैं एनालिटिकल। वो सिंपल भाषा में क्या है, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर है वो इस चीज को कवर करने में क्या हो जाएगा, कैपेबल है। बात समझ में। जैसे मैंने आंसर राइटिंग में एक ही टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस दिए थे, तो आरएस में हाईएस्ट लेवल का एनालिटिकल क्वेश्चन होता है कि अगर जीडीपी जीएनपी से ज्यादा है तो इसकी प्रासंगिकता क्या है, रिलीवेंस क्या है, ये मैक्सिमम है। ठीक है। आरएस ऐसा कभी नहीं पूछती जीडीपी से विदेशी निवेश पर प्रभाव क्या पड़े, इतना भी पूछने की हैसियत नहीं उनकी, वो भी हालांकि सब्जेक्ट का ही है, दूसरी सब्जेक्ट से जोड़ना तो संभव ही नहीं है। इसलिए आरएस के लिए तो नोट्स और जो बुक है सफिशिएंट है। बस आईएएस में इतना सा ध्यान रखना है, हर मुद्दे पर थोड़े थोड़े विचार हमारे पास होने ही चाहिए। जैसे एक दिन का एक टॉपिक पढ़ते हो ना, तो भी उस पर थोड़े से विचार हमारे पास होने चाहिए। अब देखो क्या है, पहला सवाल ये आता है कि विचार होंगे कहाँ से। ठीक है। तो मैंने सिंपल कहा कि किसी भी टॉपिक को गूगल पे टाइप करोगे ना, सब मिलेगा। क्लियर है। बस सिर्फ रीडिंग लगानी है। क्या लगानी है, रीडिंग। रीडिंग लगाओगे, पढ़ने की आदत डालोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि 8 पॉइंटों में से 3 पॉइंट तो काम के नहीं है, 5 काम के, 5 बस लिख लो उस नोट्स में। जैसे एक नोटबुक बनाई उसमें लिख लो ये क्या है, रिवीजन प्लान्स। क्लास में 10 मिनट लेट आए, टीचर लेट आ रहा है, तुमने पढ़ लिया, अपने आप रिकॉल होता जाएगा। साल 1.5 साल में चीजें ऐसी तैयार हो जाएंगी कि किसी मुद्दे पर तुम्हें ऐसे डर नहीं लगेगा कि मैं इस पर बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। क्लियर है। मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल प्री के अंदर, एनालिटिकल पार्ट किसके अंदर, मेंस के अंदर। क्लियर है। कोई आपत्ति हो तो बोलो। समझ में आया। ठीक है। मैं लिखवा दूंगा अभी। अब देखो क्या है, लास्ट पॉइंट है मटेरियल या स्ट्रेटजी। ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। दूसरे, इस सब्जेक्ट में हमें फैक्ट्स तैयार करने होंगे। और तीसरा, अगर क्वेश्चन एनालिटिकल नेचर के आते हैं तो एनालिटिकल अप्रोच भी हमें बनाना पड़ेगा।
यही है। कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो क्या है, 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी सारी, ठीक है। 12वीं में मैक्रो की आती है बस वही, बाकी 9, 10th, 11th तीनों जरूरी है, ठीक है। लगभग तुम में से इस चीज को पढ़ भी चुके हो, लगभग 9 to 12 की एनसीईआरटी तो मैंने खुद पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स की तो, ठीक है। जिनके पास नहीं है क्लास से ले लो, ठीक है, रिकॉर्ड उस ऐप के अंदर रहेंगी। तो एनसीईआरटी 9 to 12 तक की ये मिनिमम है। उसके बाद तुम्हारे जो एक तरीके से जिसको कहूं कि क्लास नोट्स मान लो, और फैक्ट्स जो हैं उसके अंदर आप एक चीज और जोड़ सकते हो, क्लास नोट्स के अलावा एक किताब मान लो। और फैक्ट पढ़ने के लिए कुछ मैगजीन है, जैसे एक आ गई योजना, बजट, योजना भी छोड़ दो, बजट सुना है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और एक आती है इंडियन ईयर बुक, ठीक है। जिस साल एग्जाम दो उस साल इस एक किताब पे निवेश जरूर करो, ये हर विषय का डाटा रखती है, ठीक है। एनालिटिकल पार्ट में क्लास नोट्स हो गया, एक बुक है नितिन सिंघानिया की, या रमेश सिंह की ले रहे हो तो वो ले लो, पर जिसने नहीं ली वो नितिन सिंघानिया ले लो, ठीक है। तो क्लास नोट्स, बुकलेट और न्यूज़पेपर, और या फिर कोई एक गूगल की वेबसाइट, जैसे सीधा टाइप करो इकोनॉमिकल इश्यूज जिस साल पढ़ रहे हो उस साल के, ठीक है। जिनके पास समय है वो क्या करो, अपनी समझ बनाने के लिए हर साल सरकार की 2 मैगजीन आती है हर महीने, सरकारी है ये, योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10-10 रुपए की मैगजीन है, ठीक है, लगाओगे तो ये हर महीने आती है। तो 12 मैगजीन 15 मैगजीन तुमको पढ़नी है। ये एक मैगजीन एक ही टॉपिक पे होती है, जैसे कुरुक्षेत्र योजना कृषि पर आई तो कृषि पर ही आएगी, ठीक है। तो हर महीने आती है, ठीक है। ये बस आपका एनालिटिकल पार्ट डेवलप कर देगी, लिख लो इसको। पीछे जो टॉपिक छोड़ा है ना उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, या लिखना चाहो तो उसमें भी लिख लो कि प्रश्न 3 प्रकार के, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल। तथ्यों पर आधारित, अवधारणा पर आधारित और मूल्यांकन पर आधारित। ठीक है, तथ्यों पर आधारित, अवधारणा पर और मूल्यांकन पर आधारित, ठीक है। प्री एग्जाम के लिए लिख लो उसी में ना, प्री के लिए 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला लिखना है, नेचर ऑफ क्वेश्चन में ही है ना, प्री के लिए पहला फोकस करना है मूल अवधारणाओं पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। उसमें जो जो टर्म्स आ रहे हो ना सबकी बस समझ होनी चाहिए हमें। जैसे ग्रोथ आया तो ग्रोथ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मानव विकास आया तो मानव विकास की होनी चाहिए, जीडीपी लिखा है तो जीडीपी की होनी चाहिए। तो 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, आधा काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा लिखो, इकोनॉमिक डाटा को या आर्थिक आंकड़ों को मूल्यांकन करने की क्षमता, आर्थिक आंकड़ों को मूल्यांकन करने की क्षमता, एबिलिटी टू एनालाइज इकोनॉमिक डाटा, एबिलिटी टू एनालाइज इकोनॉमिक डाटा।
एबिलिटी टू एनालाइज इकोनॉमिक डाटा, ठीक है, दो ही काम। तभी कहते हैं एनसीईआरटी और इकोनॉमिक सर्वे से पूरी प्री क्लियर हो सकती है, ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं होता एनसीईआरटी और उससे। तो बेहतर क्या है, नोट्स पढ़ो, जो जो टॉपिक बताए उन टॉपिकों के आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ो, जिस साल एग्जाम दो उसी साल, अभी दबाव मत लेना, अभी तो सिर्फ क्या है सामान्य समझ रखनी है। तो जिसके पास समय है वो ज़्यादा फोकस करो बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसके पास समय नहीं है वो दोनों पे साथ साथ फोकस करो, ठीक है। मेंस के लिए लिख लो, आर्थिक मुद्दों पर, जो दो देश में आर्थिक मुद्दे हैं उन पर कैसे पता चलेगा, जो पिछले एक साल में चर्चा में है। जैसे सपोज करो अभी खाद्य संकट को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो अयोग्य लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं कि आप नहीं ले सकते, अपना नाम कटवा दो वरना हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं कि फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गया, अब फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो भी आर्थिक मुद्दे हैं वो, तो पहला इकोनॉमिक इश्यू लिख लेना। दूसरा नीतियों का मूल्यांकन, पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस एक प्लेटफॉर्म बताया ना मैंने प्रगति, उसमें क्या है कि सरकार अपनी सभी नीतियों का मूल्यांकन कर रही है। तो 2014 से 19 तक पढ़ोगे तो मोदी ने छप्पर फाड़ के योजनाएं दी, किस लिए दी कि पुरानी कांग्रेस को भूल जाओ, सब कुछ मेरे नाम से होना चाहिए, क्लियर है। मल्टीपल स्कीम्स दी, 19 के आगे फिर शुरू करने की कोशिश की तो प्रशासन ने रोक लिया, अधिकारियों ने रोक लिया कि विफलता है, ठीक है। विशेषज्ञों ने, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने 2016 में एक बात कही, ये तो बाबा कुछ नहीं होता, जिन्होंने कही ना कि विश्व गुरु बनेगा, कि यदि ये 24 तक टिक गया, क्लियर है, तो फिर कभी चुनाव नहीं हारेगा। हमारी बात समझ में। फिर लोगों ने कहा अगर गलती से 29 तक रह गया तो उसके बाद बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारेगी। ये दो लाइनें बहुत गहरी हैं कि 24 तक ये जीता रह गया तो क्या होगा कि मोदी दोबारा चुनाव कभी नहीं हारे, और इस आदमी को जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। डे फर्स्ट से लेकर अब तक ये कभी विपक्ष में नहीं बैठा, इसका वो चंद्रमा के ग्रहण मान लो, कुछ ही मान लो, इसके फेवर में सारे सितारे। अब खेल क्या, ऐसी लाइनें क्यों कही गई है, बाबाओं के भरोसे नहीं है। चुनाव क्या है, हार जीत का है कि नहीं। राहुल गांधी हारा कि नहीं हारा, खुद की सीट से हार गया, तो बड़ी बात नहीं है। पर खेल क्या है, ध्यान से समझो कि 2014 से 19 तक क्या किया, मल्टीपल पॉलिसीज लॉन्च की गई, एक ही चीज, जैसे शिक्षा को लेके 8 पॉलिसी 9 पॉलिसी। हंसी आएगी कुछ चीजों को सोचकर। महिला का विकास करने के लिए कौन कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, सुनो। महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी मेन, क्लियर है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, क्लियर है। कानून मंत्रालय, बात समझ में आ रही है। शिक्षा मंत्रालय, हर मंत्रालय के अंदर महिला के हित में एक पॉलिसी सेपरेट होना अनिवार्य है इस देश के अंदर, ठीक है। फिर महिला का विकास नहीं हो रहा। महिला पुलिस है ना, महिला के लिए रेलवे में अलग लाइन, सब चीजों में। पर पॉइंट कहां आ रहा है समझो, मल्टीपल पॉलिसीज पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि तुम्हारे अभी सबकी पढ़ने की रुचि है, मन करता है, पर वो मन खत्म हो गया। जैसे तभी कल समझाया था ना कि जुनून तो है पर अब वो रुचि खत्म हो गई। खत्म होने का कारण क्या है, अनेक कारण। तो अब मैं क्या करूं कि क्लास में तुमको 15 मिनट मोटिवेशन दूं, क्लियर है। फिर सपोज करो 15 मिनट डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं, ठीक है। फिर तुम्हारे माँ बाप को सपोज करो दिखाऊं। ऐसे कर कर क्या है कि हमने मल्टीपल स्कीम्स लगा रखी है, आई बात समझ में, जो तुम पर फोकस कर रही है। तो देखो क्या होगा, 15 मिनट में डॉक्टर तुमको कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो सिंगल प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड हो। सिंगल का अर्थ है कि तुम्हारा दिमाग विकसित करने की जिम्मेदारी केवल मुझे सौंपी जाए और तुम्हारे 24 घंटे पूरे किसको दिए जाएं, मुझे दिए जाएं। तब क्या होगा कि तुम तो क्या, तुम्हारा खानदान सुधर जाए, क्लियर है। ये भारत सरकार के साथ हो रहा है। तब 2019 में और 20 में योजनाओं पर रोक लगाया गया कि बहुत हो गई। अब आप क्या करो, पॉलिसी रिव्यू कि कौन सी नीति काम की है और कौन सी नहीं है। जो काम की नहीं है खत्म करो, जो काम की उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले जाओ। और अब ये प्रगति प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, हर नीतियों का मूल्यांकन कर रहा है और शोध करवा रहे हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय से,
कि भाई आप बताओ हमें कि हम गरीबी 71 में हटाने लगे थे, अब तक हट क्यों नहीं रही है। क्लियर है? क्या क्या कारण है? जो कारण है उस कारण पर काम किया जा रहा है, न कि उस कारण के लिए नई नीति लाई जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे महिलाएं पुलिस थाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए महिला थाना बनाया गया, किसी तुम जैसे सिर फिरे के कहने पे, मतलब तुम्हारे से और अव्वल दर्जे का होगा उसके कहने पे। इस सोच से बनाया गया कि महिला अपराध को रोकना है, तो महिला थाने में क्या होना चाहिए कि एक सेपरेट विंग होगा और महिला क्या करेगी, उस बात को सुनेगी, महिला लोग होंगे। क्लियर है? जब ये थ्योरी बनाई गई तो ताबड़तोड़ फीते काट दिए गए महिला थानों के, और जब काटे गए तो सीकर के महिला थाने का थानेदार का नाम है पुरुष। क्लियर है? उस महिला थाने में नफरी जो है, संख्या जो होती है कांस्टेबलों की, उसमें 8 महिलाएं 12 पुरुष। खेल तो खत्म है या ना? अब आप कह रहे हैं महिला को केवल महिला सुनेगी, सर ऐसा कैसे पॉसिबल? महिला ड्राइवर नहीं मिलेगी। क्लियर है? महिला थानेदारों की सपोज करो कमी है। ध्यान से समझो, एक महिला जो कानून के रक्षक के पास जा रही है, उसको बताने में अगर उस महिला को डर है तो रक्षक है कि भक्षक है? तो उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आपको कोई कम्युनिटी पुलिसिंग लागू करनी होगी। उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए आपको उस दिन थानों की जरूरत नहीं थी, उस दिन एक अपॉइंटमेंट की जरूरत थी कि एक सरकार में महिला वकील होगी या महिला काउंसलर होगी जो हर थाने में बैठेगी, और जब भी किसी महिला का मुकदमा आएगा तो उस थानेदार के पास बैठकर सुनेगी, ताकि उसके व्यवहार के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो सके। बस यही है। पर आपने थाने बना दिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस सपेरो टीम सुनते हो? नहीं? सीकर में स्कूटी पे घूमते ना ब्लू ड्रेस वाली महिलाएं, वो तुम्हें किसी शोषण से बचाने के लिए, क्लियर है, वो सब्जी खरीदती है मंडी से इस स्कूटी पे, सरकार की दी स्कूटी है, सारे दिन लिए हुए घूम रही है। ठीक है? होना क्या चाहिए उनको ध्यान से समझो। सड़कों पे सीकर ऐसा शहर है क्या कि सड़कों पे रोमियो घूम रहे हैं? सीकर के लोग खुद ट्रीटमेंट कर दे, अभी तो ऐसा है, आगे की पता नहीं। तो आज जरूरत क्या थी कि उन 10 महिलाओं को मेंटली डेवलप कर करके क्या जाता है, हर कोचिंग में, हर कार्यस्थल पर, हर लाइब्रेरी में वो हर जाकर बच्ची के साथ संवाद करते, कम्युनिकेट करते, तब चीजें अपने आप सही होती या नहीं होती। तो इसलिए क्या किया गया है, नया फोकस जो भारत सरकार का है अब है नए सिलेबस पर नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों है कि अब सिलेबस पे रोक लग गई, वरना बढ़ रहा है, हर रोज नई योजना है तो नया सिलेबस आ रहा है, नए उद्देश्य आ रहे हैं, अब इस सिलेबस पे रोक लग गई। अब चल रहा है रिफॉर्म पॉलिसी कि कैसे महिला सुरक्षा को वर्तमान संसाधनों से ही बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? उस पर फोकस है। कैसे कानून का डर बढ़ाया जा सकता है। तब आप देखेंगे पिछले 5 सालों से पुराने कानून हटाए जा रहे हैं, उनमें परिवर्तन किए जा रहे हैं, पुरानी योजना हटाई जा रही है, कोई नया काम किया जा रहा है, लोगों को सिंबॉलिक सेंस में बढ़ाने के लिए चीजें की जा रही हैं, और हर वे में काम चल रहा है। ये कैसे हो पा रहा है कि आपको बस इसी वे में सोचना है। तो मेंस में 2 काम, इकोनॉमिक इश्यूज और दूसरा काम पॉलिसी रिव्यू। क्लियर है? जितनी सरकार की योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में, एक एक चीज को लेके, जितने आर्थिक मुद्दे हैं, ज्यादा तो है नहीं, मुश्किल से 20-25 मुद्दे होंगे, तो 20-25 मुद्दों पर 20-25 योजनाएं होंगी। यही है, उन 20-25 योजनाओं का आपको बस मूल्यांकन करना है कि किसान की आय क्यों नहीं बढ़ रही। एक दिन सोचना है। क्लियर है? एक दिन सोचना है कि उद्योगों के पिछड़ने का कारण क्या है और आगे बढ़ने का कारण क्या है। एक दिन सोचना है गरीबी क्यों नहीं हट रही। एक ही दिन, याद रखना। एक एक 1.5 घंटे मेहनत करोगे तो अचानक महीने 1.5 महीने बाद तुमको ऐसा लगने लगेगा कि हमें पूरे इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं। आंकड़े नहीं आते, पर मेरी तरह पढ़ाने में, समझने में सक्षम हो जाओगे। भले पढ़ रही मेरी बात? फिर क्या होगा, अखबार पढ़ोगे, आंकड़े समझ में आएंगे, किसी की बात सुनोगे, चीजें समझ में आएंगी, टीवी देखोगे, चीजें समझ में आएंगी, फिल्म देख रहे हो, चीजें समझ में आना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। जैसे उदाहरण देता हूं, अमेरिका, समझ में आ रही मेरी बातें? अमेरिका हमसे दूर हो रहा है, हो रहा है, ठीक है? अमेरिका हमसे दूर हो रहा है, रसिया हमसे नजदीकी बना रहा है। क्लियर है? हमारे लिए वफादार दोस्त कौन रहा इतिहास में? रसिया। तो हम ही नहीं छोड़ सकते। अमेरिका वर्तमान समय तक कुछ समय के लिए शांत रहे, हमारी मजबूरी है। मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, मतलब मुझे मोदी जी से डायरेक्ट संपर्क है मेरा, ठीक है? तो वो भारत सरकार की चुनौती क्या है
कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहे अमेरिका रह नहीं रहा। क्लियर है? तो अचानक क्या हुआ है कि मोदी जी जाकर आए हैं और एक चर्चा छेड़ कर आए हैं वहां पर। क्लियर है? कि हमें कुछ लड़ाकू विमान चाहिए। ये सिर्फ चर्चा हुई है इनर पार्ट में, जैसे वहां की मीडिया बोल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। गूगल करोगे तो गूगल तो झूठ नहीं है। अभी आया मोदी जी, तो परसों मेरे से बात करके गया था, मैंने उसको बताया था ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, ये भी समझ लेना। अब आप अभी हुई नहीं है घटना, होगी, मैं पहले बता रहा हूं। तो बागेश्वर धाम ऐसे आपको बनना है। समझ में आया? कि जब ऐसी घटना हुई तो अमेरिका की मीडिया कह रही है कि फाइटर जेट्स पर डिस्कशन हुआ। क्लियर है? भारत की मीडिया नहीं कह रही, क्योंकि भारत सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। आई बात समझ में? उभरते हुए भारत को फाइटर जेट चाहिए, ऐसा भारत सरकार के लोग कह रहे हैं। भारत सरकार को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेरे दुश्मन खत्म, मुझे सुरक्षा कर्मी क्यों चाहिए? पाकिस्तान की औकात नहीं है फाइटर जेट, तो क्या वो कागज वाली प्लेन उड़ाने की। क्लियर है? चाइना खुद पीड़ा में है, हमारे पास राफेल है। पर एक घटना हुई है। मोदी जी कब आए हैं अमेरिका से? परसों। क्लियर है? कल का अखबार पढ़ना, परसों आए हैं, कल का अखबार पढ़ना मतलब रिपीट हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ने कल एक बयान दिया है बेहुदा, आपके हिसाब से बेहुदा। ध्यान से समझो। मोदी का लाडला था तेजस, तेजस सुना होगा। तेजस वो फाइटर जेट है जो 25 साल की मेहनत से पैदा हुआ। ठीक है, दुनिया में 9 महीने लगते बच्चे पैदा करने में, हमें 25 साल लगे। डिफेंस मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था तेजस का मार्क 3 हम राफेल से अच्छा बना रहे हैं। दुनिया खरीद रही है, इंडोनेशिया खरीद रही है। सऊदी का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे अधिक है, उसके पास F-16 है, उसके पास राफेल है। वो दुनिया का हर खूबसूरत हथियार, खूबसूरत मतलब जो भयानक हो मारने में, वो खरीद रहे हैं। क्लियर है? उन्होंने तेजस खरीदा है, क्या सोचकर? मंदबुद्धि है कि समझदार है? कंक्लूजन ऑफ स्टोरी क्या है कि तेजस केपेबल है कि नहीं, इसीलिए खरीद रहे हैं। अब कल एयर मार्शल कह रहा है कि हमें तेजस पर भरोसा नहीं। क्लियर है? एयर मार्शल कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनिक्स लिमिटेड पर भरोसा नहीं कि हमें डिलीवरी दे देंगे। क्या पद पर है? रिटायर हो चुका कि पद पे? बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि ऊपर से बाप ने कहा ऐसा बोलने के लिए कि तुझे बोलना है, हम तो बोल नहीं सकते। अब ध्यान से समझो। रक्षा मंत्री कह दे तो लोग नेता का बयान माने, हाँ तो बयान मंत्रालय का ही, पर किसका मानेंगे? नेता का। अब ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं तुम सारे मंदबुद्धि हो। अब हुई इस बात को, मैं कह रहा हूं भरोसा नहीं। अभी एक डॉक्टर आए जो मनोरोग विशेषज्ञ हो, वो कहे मैं इनका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। मेरी तरह पूछा कि चीजें समझ में आई क्या? तुमने कहा नहीं आई। कहा ये मंदबुद्धि है। अब तुमने मान लिया कि अब तो बात सही है। कि किसने कहा? डॉक्टर ने, और वो भी कौन सा विशेषज्ञ? तो एयर मार्शल के बयान का महत्व क्या है वो समझो। अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं कि सीरियस मूड में है ये। क्लियर है नहीं? हम ऑल्दो सिर्फ इस बात को टाल रहे हैं, ठीक है, पर उनके कान खड़े हो गए हैं कि ये मूड में है, ये कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करोड़ों की डील होगी। बदले में हम कुछ लेंगे कि जो हाथ बांध बांध कर भेज रहे हो ना, बंद कर दो इनको। जो टैक्स पॉलिसी लगा रहे हो बंद कर दो। जैसे ही हमने ये बात कही है, इस देश में रिएक्शंस होंगे। तो छोटी सी न्यूज आई है, रिएक्शन कब होंगे? जब पढ़ेगा कोई। इतनी सी न्यूज दे दी। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तो कोने पकड़ रहे हैं। रवीश कुमार जैसा तो इस पर लेख लिखेगा, पूरा लिखेगा। अब क्या होगा कि जब ये मुद्दे चर्चा में आएंगे तो एक एयरफोर्स का आदमी अगर कह रहा है तो उस बात पर जनता को भरोसा है कि नहीं है? तो अब एयरफोर्स कह रही है कि हमें हथियार चाहिए, कह नहीं रही है, आज से 10 दिन 15 दिन बाद कहेगी, मुझसे भी पूछ लो। भारत सरकार कहेगी हम प्रतिबंध है हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, बताओ क्या चाहिए? क्लियर है? वो कहेंगे साहब हमें क्या चाहिए? फाइटर जेट चाहिए। हमने कहा मंजूर है, दुनिया का सबसे खतरनाक लेकर आना। क्लियर है? उधर अमेरिका कह रहा हमारा है, रूस कह रहा मेरे वाले में क्या बुराई है। क्लियर है? हम कहेंगे पहले डिसाइड करो। वो इंगेज हो गए और हम फिर साइड से निकलेंगे आगे, ये हमारी पॉलिसी है। आपको लगता है फिर नेता कर लेता है? कौन कर पाएगा? तुम जैसा तेज दिमाग जो इस पद पर बैठा है। अभी हुआ नहीं है, होगा। 2 ही कदम हुए, आगे जो बता रहा हूं ये होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो आप ध्यान से समझ लो कि हम पढ़ने वाले सही दिशा में हैं, पढ़ाने वाले
सही दिशा में है और हमें इसी प्रकार से हर विषय को पढ़ने की क्या है आवश्यकता। क्लियर है? वही एग्जाम पास करेगा। पहले पढ़ रही मेरी बात? तो हर पॉलिसी का रिव्यू करने का अर्थ बस इतना सा है कि अचानक जब आप अखबार पढ़ोगे ना सब समझ में आएगी। अब ये बातें देखो, तुम में से किसको आसानी से समझ में आ गई? तुम में से जिसने मुझसे डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसको। क्लियर है? कितनों ने पढ़ी हाथ खड़ा करो। तो इतनों को, इनको आधी आई। अब इनमें से वो हाथ खड़ा रखो जिसने आईआर भी पढ़ ली, इनको पूरी आई। क्योंकि दो विषयों का क्या था? मिश्रण था। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ी उनके लिए तो नानी की स्टोरी है कि नानी ने सुनाई, कार्यक्रम खत्म। आई बात समझ में? तो गलत तुम नहीं हो। जब इनकी तरह तुम्हारे हाथ खड़े होंगे कि हमने सिलेबस पढ़ लिया, उस दिन चीजें समझ में आना क्या हो जाएंगी। तो सब्जेक्ट की जो पहला दिन होता है ना, जिसको तुम सबसे इजी मूड में मानते हो, बुढ़ाने इसके बच्चे तो आते ही नहीं उस दिन कि कल से पढ़ाना शुरू करेंगे, आज से भाषण देंगे। यही भाषण अंतिम है। आई बात समझ में? इसी भाषण में सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे मैंने अभी 3 पेज की 3 चीजें लिखाई ना, इससे पूरी सब्जेक्ट कवर है अगर आपने इन पर काम किया है तो। पहले पढ़ रहा है? कोई आपत्ति हो तो बोलो, ठीक है? और अब उसके बाद जैसे तुम्हें मैंने लिखाया कि ये मटेरियल लिख लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी 9 to 12 तक की, फैक्ट्स के लिए बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे और ईयर बुक। आज रेखा को किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहाँ गई रेखा? सुबह सुबह 9 बजे ऐसा स्टेटस क्यों लगा के आई है? नफरत के बाजार में रह रही है ऐसा? मेरे लिए लिखा है क्या है? मैं तो मुंह पे ही बोलता हूँ तेरे स्टेटस पे गलत लिखा है, अगर मेरे लिए है तो। और अगर किसी दोस्त ने ऐसा झटका दिया है तो वो भी सही है, तू गलत है। ठीक है? तेरी भावनाओं के लिए अच्छा सोचते हो, बाकी तेरे लिए कोई बुरा थोड़ी सोचता है। ठीक है? अच्छा, उसको दिख तो रहा ना जिसके लिए लिखाया है? हैं? मेरी तरफ देख, जिसके लिए लगाया उसको दिख तो रहा है ना, या हाइड कर रखा है? उसको हाइड कर रखा है? दिख रहा है? तो ऐसे सीधा मैसेज भेजने का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है? ताकि लोग, तू क्या संशय में रख रही है कि सोचो किसके लिए है? सारी दुनिया इसी के तेरी जिंदगी में, और सारे हैं तो सबको टैग करके भेज कि सारे बेशरम हो। नेतिका के लिए लिखा लगता मुझे। नेतिका कुछ कबाड़ा किया क्या? कुछ तो हुआ है। लिख लिया तीनों? चलो आंख, हाँ ये वाला न्यूज़पेपर और वेबसाइट, योजना कुरुक्षेत्र, नितिन सिंघानिया और क्लास नोट्स। अब लिखो रणनीति। जगह है तो लिख लो, बस लास्ट 4 लाइन और जिस पर काम करना है। ए लगा के लिखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है? विषय की समझ लिख लो हिंदी में, विषय की समझ। ये पहला काम है इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय, तो पहले इस काम पे फोकस करो, ठीक है? एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से करो, कोई गम नहीं। उसमें लिखो पहला एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, दूसरा लिखो क्लास नोट्स पूरी पढ़ो, और तीसरा बुकलेट। जैसे नितिन सिंघानिया बताया ना, तो साथ साथ कर लेना कि जैसे जिसकी सब्जेक्ट हो गई मान लो, तो क्लास नोट्स में जैसे कृषि पढ़ा तो नितिन सिंघानिया से क्या पढ़ो? कृषि पढ़ो, ठीक है? इससे तुम्हारा पहला इंपॉर्टेंट काम पूरा हो जाएगा, 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? अब दूसरा लिखो,
लिंकेज ऑफ कॉन्सेप्ट इनटू इश्यूज, विषय की समझ को व्यवहारिक मुद्दों से जोड़ना। मेरी बातें अगर काल्पनिक लग रही हैं तो तुम असली तैयारी करने वाले लोग हो। ठीक है, पहला लिखो। हैं? दूसरा लिखा दिया, ऐसा क्या बोल रहे हो? दूसरे में पहला लिखना है कि जो विषय की समझ है उसको व्यवहारिक मुद्दों से कैसे जोड़ोगे। पहला लिखो मुद्दे की जानकारी, टू नो अबाउट इश्यू। उसके आगे लिखो अखबार, न्यूज़पेपर। कहां से पता चलेगा? न्यूज़पेपर से। बहुत बिजी हो तो फिर गूगल की साइट से। बिजी मतलब तुम्हारे और कारोबार चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए किसी को जिम्मेदारी दे दो। ये तो गूगल वाला क्या पूरे तुम्हारा डाटा रखता है, तुम्हारा पीए है वो। उसको जैसे तुम टाइप करोगे कि मैं बिजी था, पिछले 1 महीने के आर्थिक मुद्दे क्या क्या हैं, ऐसे लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो जब जो बेहतर लगे, इजी करो, दिमाग पे लोड मत दो। अखबार पढ़ोगे 30 दिन पढ़ना पड़ेगा, गूगल साइट सिर्फ 30 मिनट का काम है, जो अच्छा लगे देख लो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और गूगल साइट, ये हो गया मुद्दे की जानकारी। ठीक है, अब लिखो मुद्दे की समझ, अंडरस्टैंडिंग द इश्यू। उसमें लिखना पहला नोट्स, जैसे ही मुद्दा पढ़ा सीधा कहां जाओ? नोट्स पे। ठीक है, दूसरा लिखो सरकार के प्रयास। मुद्दा आज का तो होगा नहीं, और होगा तो सरकार ने कुछ किया होगा। ठीक है, तो फिर वो पढ़ो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के प्रयास। क्लियर है? और तीसरा लिखो, तीसरा मतलब पहला क्या हो गया? मुद्दे की जानकारी, दूसरा मुद्दे की समझ। ठीक है, फिर लिखो मुद्दे का निवारण, सॉल्यूशन ऑफ इश्यू, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आगे लिख लो आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस। कैसे होगा? विथ रिफरेंस, जो भी मिले, नोट्स से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे। पर आत्मचिंतन का मतलब खुद को करना है, मास्टर के भरोसे नहीं बैठना है। ये टोटल सब्जेक्ट की समझ है। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ मुझसे कुछ भी पूछना है पूछ लो, फिर 15 मिनट का एक ब्रेक लो फ्री माइंड के। कोर टॉपिक्स लिखा है मैंने, तो सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए। मैंने लिखा है परी के लिए 10 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, मेंस के लिए 4 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, उनको कहते हैं कोर टॉपिक्स। ठीक है, हेडिंग में नहीं दे के लिखा है, माफी चाहता हूं उसके लिए। ठीक है, यहां तक है ना। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना पूछ लो इस विषय पर। जैसे मैं कौन सी पढ़ाऊं कौन सी नहीं पढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे सब्जेक्टों की स्ट्रेटजी मैं खुद ही बताऊंगा, उसमें ज्योग्राफी भी शामिल है। समझ में आया? दुनिया बताए बताए, मैं अपनी बताऊंगा। तो आपको बस इनको लाइन से लिखना है। ठीक है, अगले मंथन में मैं ना मिलूं, चाहिए कोई और टीचर मिले फिर भी मैं आऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मंथन देने। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो बताया है सच में ये इस पर काम करना है, तब तो फायदा इन चीजों का, वरना कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ ली वो कल से शुरू हो जाओ रिवीजन पे, इस तरीके से। जिनकी एग्जाम इसी साल है वो 2 चीज़ों पे साथ काम करो, कि करंट अफेयर्स के इश्यूज पे और इस पे। जिनकी एग्जाम लंबी है, साल 2 साल बाद है, पहले सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर मुद्दों की लिस्ट बनाना शुरू करो उसी नोट्स में। सब कुछ एक जगह एक ही नोटबुक बनाओ। क्लियर है? ऐसे छोटी छोटी मत लिया करो, इसी के अंदर सब कुछ। जैसे नोट्स पूरे हो गए तो सब्जेक्ट तो बढ़ेगी नहीं, तो उसके करंट के इश्यूज बढ़ गए, पॉलिसीज बढ़ गई, सब उसी में लिखो, ताकि जब रिवीजन करो उस दिन 4 सब्जेक्ट की नोटबुक हाथ में होगी तो ऐसा लगेगा कि 4 ही पढ़ना है, बस बात खत्म। पहले पढ़ रही मेरी बात? अब कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ लो। 15 मिनट का पूरा ब्रेक है। आज हाथ जोड़कर विनती है, आज बाकी नहीं। छोड़ दूंगा फिक्स 2:30 बजे या 2 बजे लास्ट, ये मान लो। ठीक है, पर अभी उस मुद्दे पर बात करूंगा जिस मुद्दे पर तुम करना नहीं चाहते। क्लियर है? पर वो जो तुम्हारे लिए सबसे
जरूरी है, पढ़ाई बाद में, पहले वो जरूरी है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब मैं 15-20 मिनट बाद मिलूंगा तो एकदम स्वस्थ मिलोगे, ठीक है। जिसको स्वस्थ मतलब ऐसे नींद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, सब कोशिश करो ये खाना वाना खाने जा रहे खाना ही मत, क्योंकि खाओगे फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। मर नहीं जाओगे 1-1.5 घंटे नहीं खाओगे तो, ठीक है। सवाल जो भी है मन में आज बेझिझक पूछ लेना, ऐसे मत सोचना कि भाई मास्टर क्या सोचेगा, सोचेगा, सोचने दो। याद रखना इसका काम क्या है, सोचने का। तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा काम क्या है, अपनी कमजोरी पर काम करने का। क्लियर है। तो जो भी चीजें हों, जैसे 2 ही चीजों पर मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कोई तीसरी पे करना तो मुझे भी बता दो, ताकि मैं थोड़ी 15 मिनट में तैयारी कर कर आऊँ, ठीक है। तैयारी का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं पढ़ कर आऊँ। तैयारी का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से समझा सकूं। जैसे एक तो एडिशनल जुड़ गया, अभी मुझे अचानक तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि सेंस ऑफ ह्यूमर पे, ठीक है। एक जैसे तुम्हारा पढ़ने में अब मन नहीं है, ठीक है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे, पर ध्यान से समझो। चर्चा करने के बाद कुछ समाधान बताऊंगा, क्योंकि ऐसे चर्चा करने का क्या फायदा, ठीक है। तो चर्चा करने के बाद कुछ समाधान है, उस पर काम करना है, तब तो इस चीजों का फायदा है, ठीक है। और कोई चीज तुम्हें लगे कि सर ये जरूरी है जानना, वो मुझे बता दो। सिर्फ मेंटल हेल्थ से संबंधित, पढ़ाई के अंदर आ रही बाधा से संबंधित, ऐसे नहीं कि सर बताओ पॉलिटी कैसे पढ़े, पीटूंगा मैं, ठीक है। 15-20 मिनट एकदम फ्रेश दिमाग को, दोस्तों से दूर जाना, भी दोस्तों के पास मत जाना, जाते ही बिगाड़ेंगे तुमको ब्रेक में, ठीक है। यही कहेंगे कि तेरा हेल्थ मेरी वजह से खराब नहीं हो रहा, इस मास्टर की वजह से हो रहा है ना, है जड़ यही। और जब वापस आओ 15 मिनट बाद, सब नई नई जगह बैठना, नहीं मतलब कोई किसी रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास मत बैठो, एकदम नहीं। बहुत जगह है, आधे वैसे ही एग्जाम देने गए खाली पड़ी है पूरी, वहां जगह नहीं मिले, इधर मेरे पास आ जाओ, समझ में आ रहा है। पर एकदम अनजान आदमी के पास, क्योंकि देखो क्या होगा, रूममेट है 2, जैसे सपोज करो काजल और ये सुनीता रह रही हैं, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, दिल पे मत लो। अब सपोज करो ये रह रही है, तो मैंने एक की बात, जैसे मैंने कोई बात कही, तो मेरी सारी बातें तुमको लगती है हमारे लिए कही जा रही हैं, सबको ही लगती है। रेखा को लगती है मेरे लिए हो रही है, नेतिका सोच रही है मेरे लिए हो रही है, सुमित सोच रहा है मेरे लिए हो रही है, इसका मतलब सारे ही पापी हो। लॉजिकल है, सबको ही लग रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि जब मैं ऐसे बताऊंगा कि पढ़ते पढ़ते तुम में से कोई मोबाइल पे चीजें भेजता है, तो सुनीता यूं देखेगी तू भेजती है, ऐसा होगा, तो फिर तुम कंफर्ट जोन में नहीं जा पाओगे। तुम्हें यूं लगेगा कि अच्छा इसको सब पता है, ये कर रही है गड़बड़, ठीक है, या सर को ये बता रही है, तो सर को कोई नहीं बता रहा। तुम ऐसी जगह बैठो जहां इधर उधर देखने वाला आदमी ही ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो जो बातें बताऊं वो नहीं लिखा पाऊंगा, ऐसे खुद ही लिख लेना। मैं कहूँ ना डिप्रेशन के ये कारण है, तो ऐसे लिखो, सारे लिखो, फिर टिक लगाओ कि मेरे वाला कौन सा है। अपने कारण को पकड़ना होगा ना, और ऐसी ऐसी बुराई को हमें क्या बनाना है, एक्स, समझ आ रहा है, वर्तमान नहीं, इसको छोड़ना है। तो फिर टारगेट है ये कि इसको हम कैसे छोड़ देंगे। हर चीज का अपना इलाज है, हर चीज का। हरी बात समझ में। तो पापा शुरू होंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस बार पापा को सुनना ही पड़ेगा।